युवा बंधुओं का बहुत स्वागत है। रज़ा फाउंडेशन ने पिछले वर्ष युवा लेखकों को एकत्र करने की एक शुरुआत की थी और आप में से कुछ को जो शायद उसमें थे, ये याद होगा कि हमने उस समय बहुत सारे वरिष्ठ लेखकों से सिफारिशें मांगी थी और उसके आधार पर एक पैनल ने उन युवा लेखकों को चुना था जिनको पिछले वर्ष हमने बुलाया था। इस वर्ष हमने युवा लेखकों की ही एक पैनल बनाई और उनसे कहा कि आप अपने बंधु बांधवी को चुने, तो उन्होंने जो चुना सो आप हैं। अब इसमें कोई गलती हुई हो तो उनके साथ, और जो अच्छाई है उसका श्रेय तो हम लेंगे ही खुल्लम खुल्ला। रज़ा फाउंडेशन देश के एक महान चित्रकार सैयद हैदर रज़ा ने स्थापित किया था। उनकी अपने एक कठिन दिनों की याद उनके जीवन से कभी गई नहीं और उनको बहुत लगता था कि हमको युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे वरिष्ठों की संख्या बहुत अधिक नहीं है हिंदी साहित्य में जो युवाओं के लिए कुछ करें। चाहते तो सब हैं कि युवा हमारे लिए कुछ करें, खुद तो आयोजन में आने में भी कोताही बरतते हैं और कोई ना कोई बहाना तो हो ही जाता है। खांसी हो गई है, बेटी अमेरिका जा रही है, जहाँ भी जा रही हो, वगैरह वगैरह। खैर, तो उन्होंने एक फाउंडेशन स्थापित किया 2001 में और फिर वो 2011 में यहाँ आ गए स्वयं। तो उसके बाद बहुत विस्तार हुआ। उन्होंने अपनी वसीयत में सब कुछ रज़ा फाउंडेशन के नाम कर दिया, तो उससे हमारा और उत्साह बढ़ गया और सक्रियता बढ़ गई। हम युवाओं के लिए सिर्फ साहित्य में ही नहीं, संगीत में, नृत्य में, ललित कला में भी, मसलन संगीत में हम जो आयोजन करते हैं उनमें एक है आरंभ, जो अब एक मासिक आयोजन है, जिसमें हम एक शास्त्रीय संगीतकार और एक शास्त्रीय नृत्यकार को बुलाते हैं और 2 जगह उसको पेश करते हैं। एक दूसरा कार्य है आयोजन उत्तराधिकार, जिसमें हम बड़े गुरुओं से, शास्त्रीय गुरुओं से पूछते हैं कि आप अपने किसी योग्य शिष्य का नाम बताएं, हम उसको बुलाते हैं। ललित कला में हमने पिछले दोनों यहाँ एक बड़ा आयोजन किया, कैरिंग रूट्स अलोंग। सुसान सोनटैग ने एक बार कहा था कि व्हाट गुड आर रूट्स इफ यू कांट कैरी देम अलोंग। तो उस पर उससे वो निकाल के जुमला। और अगले फरवरी में जब रज़ा साहब का जन्मदिन आएगा, उस अवसर पर हम 2 बड़े आयोजन कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों का मध्यमा और एक विदेश में रह रहे भारतीय कलाकारों का युवा, दोनों युवा जो पहले कभी भारत में इनका काम देखा न गया। साहित्य में करने का एक और कारण, वैसे तो रज़ा साहब की हिंदी कविता में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। रज़ा साहब एकमात्र चित्रकार हैं जिन्होंने लगभग अपने 1500 चित्रों के नाम हिंदी में रखे, बल्कि 1980 के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी या फ्रेंच में प्रायः अपने किसी कलाकृति का शीर्षक लिखना बंद कर दिया। मैं जब जाता था पेरिस तो उनके लिए बहुत सारी कविता की पुस्तकें ले जाता था। उनके डायरी में, जिसको उन्होंने नाम दे रखा था 2.5 अक्षर, तो बहुत सारी हिंदी कवियों की, युवा कवियों की कविताएं उनके बहुत सुलेख में अंकित थी। बहुत सारी कविताओं की पंक्तियां उन्होंने अपने चित्रों में भी अंकित की। तम शून्य में तैरती है जगत प्रतीक्षा इत्यादि इत्यादि। फिर कृष्णा सोपती, जो कि हमारे समय की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, उन्होंने 2-2.5 बरस पहले यकायक एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि देखिए हमने एक न्यास बनाया था लेकिन उसने तो कुछ किया नहीं,
आप अब इस न्यास का काम संभाल लीजिए और आप हमसे पहले 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। मैं घबराया, मैंने कहा सोच लीजिए, इतनी जल्दी क्या है? बोले नहीं नहीं, मैंने तो तैयार कर रखा। हमने कहा नहीं, अभी सोच लीजिए। फिर 3 दिन बाद उन्होंने फिर फ़ोन आया कि आप आए नहीं, तो मैं फिर गया। मैंने उनको कहा कि नहीं तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं, कहने मेरे पास बहुत है। तो उनके पति थे जो डोगरी के लेखक शिवनाथ जी, तो 1 करोड़ रुपए कृष्णा सोबती ने दिया। तो फिर हमारा साहित्य में कुछ और करने का उत्साह बढ़ा। तो युवा 16 तो हुआ और युवा 17। फिर हमने हिंदी में अपने लेखकों को सेलिब्रेट करने की परंपरा नहीं है, अपने को ही सेलिब्रेट करते रहते हैं लोग। आजकल तो आप लोग बहुत करते हैं, कौन सा मीडिया, जो भी मीडिया है ससुरा, लेकिन दूसरों को सेलिब्रेट करने की आदत हिंदी में कम है। तो हमने कुंवर नारायण 75 के हुए तब, कृष्ण बलदेव वैद 75 के हुए तब, फिर जो 3 जन्म शतियाँ पड़ी, आगे शमशेर बहादुर सिंह और अभी मुक्तिबोध की। अभी हमने मुक्तिबोध पर एक बड़ा आयोजन रायपुर में किया, अंधेरे में अंतःकरण नाम से, इत्यादि। आज कविता नाम से हमने एक और आयोजन इंडिया इंटरनेशनल में शुरू किया है, जिसका एक कल एक है जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं, जिसमें हम 4 कवियत्रियां एक ही घाट पर पछीटेंगे, जो मुहावरा है। फिर हम एक समास नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, वो उदयन वाजपेयी उसको संपादित करते हैं। उसकी एक प्रति जो नया अंक आया है, तो शायद आपको मिला होगा, मिलने वाला होगा। हम शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक हिंदी पत्रिका स्वर मुद्रा भी निकालते हैं। वो अनियतकालीन है, उसका भी एक ही अंक निकल पाया है, क्योंकि हिंदी में साहित्य के बारे में तो अच्छा बुरा लिखने वाले आलोचना में, और ज़्यादातर बुरा लिखने वाले आलोचना में बहुत हैं, लेकिन संगीत और नृत्य ऐसी विधाओं पर हमारी हिंदी की विशेष गति नहीं है। फिर एक कवि थे प्रकाश, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जिन्होंने दुर्भाग्य से आत्महत्या कर ली। तो उनकी स्मृति में हमने एक प्रकाश वृत्ति स्थापित की है, और उसके अंतर्गत 3 या 4 पहली पुस्तकें अगले वर्ष के शुरू में शायद प्रकाशित हो जाएंगी, जिसमें शायद 3 कविता संग्रह हैं और एक आलोचना की पुस्तक है। हमारा अधिक महत्वाकांक्षी आयोजन रजा पुस्तक माला है, जो इस दिसंबर से शुरू होगी, और उसमें 25 पुस्तकें एक साथ निकलेंगी, जिसमें गांधी से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। रजा साहब की और मेरी व्यक्तिगत रूप से गांधी में बहुत गहरी दिलचस्पी है, तो उनके प्रार्थना प्रवचनों का एक संग्रह, उनकी एक आतिथेया थी जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, एंटरटेनिंग मिस्टर गांधी, तो उसकी बहुत एक दिलचस्प संस्मरण है, उसका हिंदी अनुवाद। शंखो घोष जो बांग्ला के बड़े कवि हैं, उनके 2 गद्य के 2 खंड, उन्होंने बहुत अच्छा अद्भुत गद्य लिखा है, ऐसा गद्य हिंदी में नहीं है। फिर कथक नर्तकी और गुरु थी रोहिणी भाटे, उन्होंने एक लहजा नाम से मराठी में किताब लिखी थी, हमने उसका अनुवाद कराया है। तो अनुवाद इसका बड़ा एक हिस्सा होगा। कुछ युवा कवियों के कविता संग्रह भी इसमें होंगे। अगली खेप में गुलाम मोहम्मद शेख, सितांशु चंद्र, दूसरी भाषाओं, इसमें भी रामशंकर द्विवेदी ने अनुवाद किए हैं बांग्ला में संगीत के बारे में अच्छा लिखा गया है, तो उसका कुछ अनुवाद हम इस बार दे रहे हैं। और उसकी एक हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं बड़े लेखकों के उद्धरण, क्योंकि लोगों के पास अब वक्त नहीं है, तो 10-10, 12-12 खंडों में रचनावलियां हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। तो हमने सोचा कि इनका उत्साह जगाने के लिए, तो पहला उसमें, ये भी रजा पुस्तक माला के अंतर्गत, इसकी पहली प्रति 2-3 दिन पहले आई है, मुक्तिबोध के उद्धरण। ये जिसमें मुक्तिबोध के उदाहरण होंगे, इसी में फिर अज्ञे के, शमशेर बहादुर सिंह के, निर्मल वर्मा, रेणु इत्यादि इत्यादि
कई होंगे। और इसमें कुछ सिनेमा इत्यादि पर भी किताबें हैं। कि चतुर्वेदी के गद्य का भी एक संकलन है। तो वो सब भी होगा। ये अमित दत्ता करके एक युवा फिल्मकार हैं, उनकी एक पुस्तक अंग्रेजी में डायरी वगैरह है, उसका कुछ अनुवाद हिंदी में। तो मतलब वैसे तो जो आप लोगों ने भी हमको टिप्पणियां भेजी हैं, उनका भी कालजयी और युवा करके एक पुस्तक बन गई है, लेकिन ये परसों सुबह कल सुबह आपको मिलेगी, क्योंकि अभी ये छप रही है। इसमें जो भी आपने भेजा है अच्छा बुरा वो सब संकलित है, हाँ, ताकि सनद रहे, वक्त पे भले काम ना आए। और हमने लेखकों, विशेषतः लेखकों, कलाकारों की जीवनियाँ लिखाने का एक उपक्रम किया है, जिसमें अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रेणु, जैनेन्द्र कुमार, इनकी जीवनियाँ, और कला जगत से रज़ा सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, भूपेन खक्कर, इनकी जीवनियाँ, और ये क्रम आगे चलता रहेगा। अनेक संस्थाओं को, और उसमें हमारी अभी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि सरकार नियम बदलती रहती है और हमारी गति उन नियमों से बाधित अभी तक नहीं होती थी, अब होने लगी है। हम दूसरी संस्थाओं और दूसरे व्यक्तियों की भी मदद करते रहें। हमने 3-4-5 साल में शायद 2-3 करोड़ रुपए की मदद दूसरों की है। सब कुछ हम ही नहीं करते हैं, तो उसमें ऐसे भी आयोजन है, जैसे कोची बिएनाल जो प्रसिद्ध बिएनाल है, उसमें स्टूडेंट बिएनाल एक शुरू हुआ, उसको हमने फंड किया, क्योंकि वो युवा छात्र जो हैं कला महाविद्यालयों में, उनसे चुनकर उन्होंने बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। या कि ध्रुपद समारोह, हमारे मित्र हैं बहाउद्दीन डागर, वो करते हैं अपने पिता और काका की स्मृति में, तो बम्बई में हमने उसमें मदद की। रोहिणी भाटे संवाद हमने शुरू किया है पुणे में, जो कि विविध कलाओं के बीच संवाद है। और इसके अलावा कलकत्ता और चेन्नई और बैंगलोर और इन जगहों पर भी, पटना में भी हमने कला संवाद की कुछ शुरुआत की है, क्योंकि एक उद्देश्य ये भी है कि कलाओं के बारे में कुछ बातचीत होनी चाहिए। मतलब ये सब कुछ एक वातावरण बने जिससे। इस समय जो इस बार का जो युवा 217 है, इसमें 55 लेखक भाग ले रहे हैं, जो 30 शहरों से आते हैं। इसमें कुछ तो प्रसिद्ध शहर भी हैं ही, जो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली वगैरह, पर इसमें बंगलोर भी है और हिसार भी है और फरीदाबाद भी है और नासिक भी है, सवाई माधोपुर भी है, शांति निकेतन भी है, आरा भी है, पंचकूला भी है, हाजीपुर और गांधी नगर भी है, आजमगढ़ भी है, देवघर भी है, नांदेड़, खगड़िया वगैरह है। तो ये किसी मतलब किसी बड़े शहर पर केंद्रित आयोजन नहीं है। अब इसका उद्देश्य क्या है? हालांकि उद्देश्य और व्यवहार में हमारे सार्वजनिक जीवन में जो भयानक दूरी पैदा हुई है कि कहो कि ये उद्देश्य है और करो जिस उद्देश्य से कोई उसका संबंध ना हो, लेकिन अब वो है सो है। एक तो ये है कि हम युवा परिदृश्य स्वयं युवाओं के समक्ष प्रत्यक्ष करें कि ये आपकी बिरादरी के लोग हैं, ये कर रहे हैं, ये हैं इनकी करतूतें या इनकी कारगुजारियाँ या वगैरह वगैरह, जो भी आप चाहें। दूसरा है कि आपस में मिलने का कोई अवसर बने। हम लोगों को ये अवसर बहुत कम मिले थे, तो मैं ज़िंदगी भर इन अवसरों को बनाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं अभी याद कर रहा था, कुछ मित्रों को बता रहा था कि 17 बरस की उम्र में हम साहित्यकार सम्मेलन इलाहाबाद में आमंत्रित हुए थे। वो उसमें मैं सबसे कम उम्र का लेखक था, और लेखक काहे का था, तब तक तो कुछ इतना खास किया नहीं था।
तो लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग थे, भगवत शरण उपाध्याय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मितानंद पंत, महादेवी, नागार्जुन, रेणु इत्यादि। तो वो अवसर मुझे 17 वर्ष की उम्र में मिला। उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि इस समय खासकर लोगों का साहित्य में भरोसा कम हो रहा है। लगता है कि मतलब आपको याद होगा जोसेफ ब्रॉडस्की से पूछा कि तुम क्या करते हो जज ने, तो उसने कहा कि मैं कविता करता हूँ। कहना हाँ वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? तो उसने कहा ना, मैंने कहा कि मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। कह तुमको कवि किसने माना है? तो ब्रॉडस्की ने उत्तर दिया था कि मुझे मनुष्य किसने माना है। तो जज उससे हतप्रभ तू हुआ, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ। क्या शब्द याद आया है? उसने उनको 5 साल कैद बामशक्कत की सजा दी, जो खुले में कैद थी, यानी आप चट्टाने अट्टाने तोड़िए तो वगैरह। तो खैर, लेकिन अब लोगों को लगता है कि जैसे हम ही जब थे तो सरकारी नौकरी में थे और ये सिद्ध करने के लिए गए थे कि कवि ये भी कर सकता है, क्योंकि कवि होना तो कोई इस समाज में कोई हैसियत नहीं लिखता। जबकि आप कुछ गीतकार वगैरह हो जाएं या कुछ बम्बई में आपकी कोई जरूरत हो जाए, तो एक तो आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि साहित्य एक गंभीर उत्तरदायी कर्म है जिसमें आप सौभाग्य से लगे हुए हैं, तो इस जिद को छोड़ें ना। और बहुत सारे प्रलोभन होंगे, बेहतर कुछ हमारे एक अध्यापक नहीं थे, एक बुजुर्ग थे, हम 4, 5, 15 कवि थे। उन दिनों कोई श्रोता होता तो होते नहीं थे, अब भी नहीं होते, पर तब तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। तो एक बुजुर्ग थे जो अंग्रेजी बोलते हैं ऐसा हम लोगों को कभी अंदेशा नहीं था। तो वो एक कवि अपनी कविता सुना रहा था, इसी समय चाय के प्याले आ गए तो वो खनकने लगे। तो वो अध्यक्ष महोदय का ध्यान चाय के प्यालों की तरफ चला गया, तो वो कवि बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, आपका ध्यान चाय पर है। तो हालांकि वो कभी अंग्रेजी नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा नो पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तो मुझे ये हमेशा याद रहा कि हालांकि मैं कवि की तरह ही मरना चाहता हूँ, जैसे मेरे एक अध्यापक ने मुझसे कहा था, लेकिन दुनिया में हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो कविता से बेहतर होंगी। इसलिए ये एक उदास करने वाला काम भी है, पर बिरादरी में मिलने से शायद थोड़ी उदासी कम होती होगी, ऐसी मुझे व्यर्थ की आशा है। तीसरा ये है, इस बार हमने ये बहुत कहा जाता है कि लोग बुजुर्गों को पढ़ते ही नहीं। किसी मित्र ने कहा कि इससे पहले इतनी अपढ़ पीढ़ियां हिंदी साहित्य में कभी सक्रिय नहीं हुई। अपढ़ इस मामले में नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि इस मामले में कि उन्होंने स्वयं अपनी बड़ी कृतियों को नहीं पढ़ा है। तो हमने सोचा चलो इसको आजमाते हैं। तो मैंने आपको विवश किया है 5 कालजयी कृतियों को पढ़ने के लिए। उसके पीछे सदिच्छा तो यह है कि इस बहाने आप पढ़ें और उसके बारे में कुछ नए ढंग से सोचें। अगर आप नए ढंग से सोचने वाले हैं युवा होने के नाते, और दुष्ट इच्छा ये है कि इस बहाने पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं, और ये एक तरह से आप ही एक दूसरे के सामने अपने को जाहिर करेंगे। तीसरा ये है कि पिछली बार तो हमको 3 प्रकाशक थे, भारतीय ज्ञानपीठ और राजकमल और वाणी, उन्होंने इसके आयोजन का श्रेय तो ले लिया, लेकिन पैसा एक ढेला एक भी नहीं दिया। तो अब हमने अपनी रजा फाउंडेशन में ये नीति बनाई है कि हम किसी से मदद नहीं लेंगे। रजा साहब की उदारता से हमारे पास पर्याप्त है, न हम किसी सरकार से मदद लेंगे न किसी कॉरपोरेट से मदद लेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे अपने ही साधनों से करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि हम अगले साल भी करेंगे, यानी जरूरी नहीं है कि आप उसमें बुलाए जाएं। मैं एक गिद्ध दृष्टि रखता हूं
और उसके हिसाब से कुछ सोचता रहता हूँ। और थोड़ा आपको इस बहाने, क्या कहते हैं, महर्षि शरण गुप्त ने जो इस्तेमाल किया था, उचित का उपदेश। हाँ, मतलब उपदेश तो है लेकिन उचित का है। अब इतने, मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, इसलिए इतने पापड़ बेले हैं कि आपको कुछ उपदेश देने का मेरा हक बनता है। तो पहला तो ये है कि अपने आत्म, समय, समाज, सच्चाई को खुली आंखों देखें, पर वैकल्पिक सच्चाई का सपना भी देखें। देखना सिर्फ सच्चाई भर नहीं देखना है, वो सपने देखना भी है, और दोनों के लिए हमको आंखें और भाषा मिली है। दूसरा ये कि साहित्य संसार और भाषा के अनुराग से उपजता है। भाषा को बदलें, क्योंकि भाषा तो बदलती रहती है, लेकिन उसकी मर्यादा का भी ख्याल रखें, क्योंकि मर्यादा खेलती रहती है। मतलब ये नहीं है कि जो मर्यादा रेणु के लिए थी वो मर्यादा आपके लिए भी होगी, या जो मर्यादा मेरे लिए थी वो आपके लिए भी होगी। लेकिन कुछ घालमेल ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा घालमेल करने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी में लिख रहे हैं, उसमें अंग्रेजी लिखने का भ्रम न पैदा करिए। और अंग्रेजी का आपका ज्ञान आपके कई बुजुर्गों के ज्ञान से बहुत कम है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। तो इसलिए ये रौब न डालिए, क्योंकि ये बौद्धिक आलस्य का प्रतीक है कि आपकी भाषा में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी भाषा में न कहा जा सके। और लेखक का एक काम तो शब्द खोजना है, अगर न मिले तो गढ़ना है। हमने लैंटर्न को पाया कि बड़ा टंग ट्विस्टर है, तो हमने उसको लालटेन कर दिया। तो ऐसा करने का हुनर हमारे पास है हर भाषा में। तीसरा, आत्मरति ठीक है, पर इतनी जल्दी नहीं। पुरस्कार और मान्यता की लालसा इतनी टपकती न हो जितनी कि टपकती नजर आती है। आपको याद दिलाऊं कि मुक्तिबोध को, जिनकी मृत्यु 47 वर्ष की आयु में हुई और जिनकी प्रतिष्ठा थी, उस समय ऐसी कोई प्रतिष्ठित पत्रिका नहीं थी जिसमें मुक्तिबोध न छपे हों। निकष में, संकेत में, नई कविता में, कल्पना में, कृति में, हर एक में वो छपते थे। लेकिन उनको एक पुरस्कार नहीं मिला। उनका तो पहला कविता संग्रह ही उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका। शमशेर बहादुर सिंह को पहला पुरस्कार मिला जब उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी, और उनका पहला कविता संग्रह छपा जब वो 59 वर्ष के थे। कुछ कविताएं, तो ये बड़े उदाहरण, उजले उदाहरण आपके सामने हैं। तीसरा, लोकप्रियता का बहुत आतंक न पालें। मतलब लोकप्रिय इतने, क्या बोलते हैं उसको, इतने क्या क्या मिले, फेसबुक पर जो लाइक मिलते हैं, हाँ हाँ, लाइक या क्या वो मिलते हैं, ये सब, इससे कुछ बहुत सारे, मतलब मुक्तिबोध कभी लोकप्रिय नहीं हो सकते थे, और ये उन्हें पता था, और उन्होंने उसका कोई, शमशेर बहादुर सिंह लोकप्रिय नहीं हो सकते थे। बड़े लोग थे जिन्होंने लोकप्रियता के प्रलोभन का प्रतिरोध किया, उसके प्रति उदासीन थे। फिर यह भी याद रखिए कि जीवन साहित्य से बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा। जीवन को साहित्य पूरी तरह से कभी समेट नहीं सकता, और चूंकि नहीं समेट सकता इसीलिए इतनी युवा पीढ़ियां होती रहती हैं। वरना अगर एक समेट गया होता, चाहे कालिदास में, चाहे तुलसीदास में, चाहे गालिब में, चाहे अज्ञे में, तो फिर हम लोगों के लिखने की क्या जरूरत थी? तो जीवन, उसमें सब कुछ कहा जा चुका था। लेकिन जीवन ज्यादा बड़ा है, और जीवन राजनीति से भी बड़ा है। वो सिर्फ राजनीति से, आतंक जो है इन दिनों, उससे भी हमको मुक्त होना चाहिए। शायद साहित्य स्वयं राजनीति है, वो एक वैकल्पिक सच्चाई को व्यक्त करने की चेष्टा है।
और समकालीनता का बहुत आतंक है। अरे भी साहित्य तो बहुसमयता का प्रतीक है। हम जिस समय में चाहें उस समय में जा सकते हैं। साहित्य में कोई बात, वो बेदरो दीवार का संग्रहालय है हमारी स्मृतियों का, समयों का। हम किसी भी समय में जा सकते हैं। इसलिए समकालीनता जो है उसका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वो औचित्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमसे भी लोग पहले हुए हैं, कि अगर हमारे पुरखे न हुए होते तो हमको वो स्वतंत्रता, वो भाषा, वो आत्मविश्वास न मिला होता जिससे हम आज लिख रहे हैं। ये हमारी अर्जित की हुई स्वतंत्रता नहीं है, ये दूसरों की अर्जित की हुई स्वतंत्रता है जिसमें हम रह रहे हैं और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, कई बार उपभोग कर रहे हैं। अब अंत में मैं खेल के कुछ नियम बताऊंगा आपको, ये खेल चलेगा कैसे। एक तो हमने आपसे आग्रह किया है, किसी को धन्यवाद न दीजिए और किसी को संबोधित न करिए। इसी में 5 मिनट लग जाते, फलाने जी, ठिकाने जी। अशोक जी को भी धन्यवाद न दीजिए, रजा फाउंडेशन को भी धन्यवाद न दीजिए। हम मान के चलते हैं कि आप आभारी हैं। ठीक है, सहज मानवीय भाव है, इसमें उसको कहने की क्या जरूरत है। एक बात। दूसरा यह है कि 10 मिनट की समय सीमा है। वो इसलिए है कि 56 लेखक हैं, तो अगर 10-10 मिनट सबको मिलेंगे तो 560 मिनट, और इधर उधर घूमने घामने में, इधर बुलाने में, उसमें करीब और 40 मिनट लगा दीजिए तो 600, यानी 10 घंटे आपको एक दूसरे को सहना है। हाँ। तीसरा कि सभी लेखक सभी दूसरों की बात सुने, ये ना हो कि आप बीच में कहीं और चले जाएं। इसीलिए हम आपको चेक सबसे अंत में देंगे, ताकि आपकी हाजिरी वगैरह हमको पता रहे कि चले गए साहब, वो टेलीविजन पे हमें जाना था। कहीं जा नहीं सकते आप अपनी ही कैद में हैं। आप 2 दिन हमने सबके लिए लंच है ना, लंच तो जो भी आएगा उनके लिए है, लेकिन शाम का आज का भोजन सिर्फ आपके लिए। यानी आपसे मिलने वाले आए तो उनको उसके पहले दफा कर दीजिए, क्योंकि हम हाँ बच्चे ठीक है, लेकिन इनमें से किसके बच्चे यहाँ हैं आपके अलावा? इनमें से बहुतों के बच्चे हैं भी नहीं अभी। बहरहाल तो ये तो खेल के नियम हैं। हमने 2 तरह के, हर सत्र का एक संयोजक होगा। उस संयोजक को थोड़ी विनयशीलता दिखानी पड़ेगी, इस अर्थ में कि उसके अपने 10 मिनट में से 2 मिनट कम हो जाएंगे, क्योंकि सब पर 10 मिनट हैं, लेकिन संयोजक बेचारा दूसरों को बुलाएगा तो उसी में 1-2 मिनट खर्च हो जाएंगे। और दूसरा ये कि वो संयोजक थोड़ा सख्ती से काम ले, खड़ा हो जाए या कुछ जो भी इस तरह से वक्ता को बता सके कि भाई, अब हमारे एक अध्यापक थे, जब हमने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, मतलब सार्वजनिक रूप से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाल्टी भर मत उड़े लो, लोटा भर दो, और अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह पाओगे। तो मैंने ये 2 नियम याद रखे। इसमें यह भी है कि आपको संक्षेप में बोलने का कुछ अभ्यास हो, इसका एक लाभ ये भी हो सकता है। तीसरा यह है कि, और क्या है, बस यही है। हाँ, ये हमारे मित्र राहुल सिंह की एक पुस्तक है जिसका हमें लोकार्पण करना है। तो अनामिका जी आप आ जाइए, आप ही एक चमकती हुई वरिष्ठ लेखिका हैं यहाँ, बाकी सब अभी सुबह की चाय वगैरह पी रहे हैं। आप भी आ जाइए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक मैं ही कर सकता हूँ, हालांकि मैं इससे बेहतर क्या होगा सर?
हाँ। अब ये जो 3 व्यवस्थापक हैं सारे कार्यक्रम के, गीत चतुर्वेदी, लवली गोस्वामी और आशुतोष भारद्वाज, तो शुरू करिए। पहला सत्र क्या है? अंधेरे में। हाँ, ठीक है, बुला लीजिए सबको जो वक्त का ख्याल रखते हुए बिना किसी तमहीद के हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसा अशोक जी ने कहा है कि लोग बहुत सुदूर से आए हुए हैं और हमें उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस सत्र के लिए जो अंधेरे में के ऊपर हम लोग को अपनी बात रखनी है, आमंत्रित कर रहा हूँ वक्ताओं को। अंबर पांडे, अंबर प्लीज़ कम, आइए आप, कहाँ ध्यान है। सुधांशु फिरदौस, जो कि मैं हूँ, यहाँ पे उपस्थित हो चुका हूँ। लवली गोस्वामी, पल्लवी त्रिवेदी, विपिन चौधरी, संतोष कुमार चतुर्वेदी और गीत चतुर्वेदी। जी, सत्र का संचालन मुझे करना है, तो मैं अपनी बात कम से कम रखने की कोशिश करूंगा शुरुआत में। बाकी लोग जो दूर से आए हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ का हूँ, तो ठीक है, उनको बोलने का मौका दूंगा मैं। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। प्रश्न तब भी गंभीर और खतरनाक थे। प्रश्न अब और गंभीर, खतरनाक ही क्या, असंभव हो गए हैं। समय इतना प्रतिगामी हो गया है कि मनुष्य की सहज प्रश्नानुकूलता ही खतरे में पड़ गई है। आज सवाल करना इतना खतरनाक हो गया है कि देखते ही देखते आप अपने किसी प्रश्न की वजह से देशद्रोही ठहराए जा सकते हैं। घर हो या बाहर, कहीं भी आपका कोई सवाल आपको कभी भी भीड़ के सामने मॉब लिंचिंग के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जहां चारों ओर से सच का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, जिसे मुक्तिबोध जैसा भविष्य की आहटों को महसूस करने वाला कवि पहले ही दर्ज कर चुका है और आज से बेहतर ढंग से दर्ज कर चुका है। आज हमारा बौद्धिक जगत अपने खेमों में बटे अपने अपने स्व की पहाड़ पर बैठा साहित्य से साहित्येतर उपलब्धियों की टोह में है। तभी तो पुरस्कार वापसी जैसे जेन्युइन मुद्दों को हम लोगों ने एक दूसरे की टांग खिंचाई और छीछालेदर में बदल मजाक में तब्दील कर दिया। मुक्तिबोध को समझने के लिए हमें परंपरा में जाना होगा, कबीर और मीर को एक साथ देखना होगा, तभी शायद हम मुक्तिबोध तक पहुंच सकते हैं। विष्णु खरे मुक्तिबोध को कबीर की सामाजिकता का आधुनिक अवतार कह ही चुके हैं और मुक्तिबोध खुद भी कहते हैं, भव्य हजारों साल पुराने ओ बूढ़े उस्ताद, तुम्हारी क्रियावान वेदना क्या कहना, तुम बाजार में खड़े स्वयं जलती मसाल, ब्रह्म रंध्र में गूंजेगा फिर द्रोही अनहद नाद, ओ बुजुर्ग उस्ताद। मुक्तिबोध बार बार परंपरा में जाते हैं और कबीर को तो उन्होंने उस्ताद कह दिया है और बार बार इस्लाह लेते हैं। और मीर को देखने का नज़रिया ये है, इसको भी विष्णु खरे अपने बातचीत में कह चुके हैं कि मीर ने अपने समय को जितनी बेचैनी से समझा, उसके बाद मीर के बाद मुक्तिबोध ही एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने उसको समझने की कोशिश की और अपने समय से मुठभेड़ किया और उसको वैज्ञानिकता के साथ और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की। जिस तरह से मीर के यहाँ आप बीती और जग बीती की आवाजाही है, मुक्तिबोध के यहाँ भी वही आवाजाही लगातार चलती रहती है
इसलिए मीर में भी आपको कई मीर मिलते हैं, उसी तरह से मुक्तिबोध में भी एक मुक्तिबोध में कई मुक्तिबोध मिलते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि हम परंपरा में देखते हैं। मीर ने एक आम आदमी के दुख को एक विशाल ट्रेजेडी में बदल दिया। मुक्तिबोध ने भी वही किया, अपने ढंग से किया। तो ये जो बातें होती है कि मुक्तिबोध की कोई परंपरा नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इन बातों को आगे अगर लोग देखें तो शायद बात हो सकती है। मेरे बाद आने वाले वक्ता लोग इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मुक्तिबोध पूरे जीवन और रचना में पूरी शिद्दत से एक मित्र सहचर साथी को की अनिवार्यता की बात करते हैं। वह उसे बार बार बहुत ही शिद्दत से याद करते हैं। मुक्तिबोध अपनी पूर्णता में आने वाली पीढ़ियों के रचना कर्म में सहयात्री की भूमिका में हैं और रहेंगे, क्योंकि कोई भी कवि कलाकार अपने संघर्ष में जब मुक्तिबोध से मुठभेड़ करता है, शुरू में मुक्तिबोध उसे बहुत दुर्लभ लगते हैं, लेकिन जब वह उनके सानिध्य में कुछ वक्त व्यतीत कर लेता है, वह उसके सहयात्री हो उठते हैं। एक असह्य चुनौती और सहोदर जो मुक्तिबोध खुद के लिए भी थे, क्योंकि मुक्तिबोध खुद के लिए असह्य थे, खुद भी उन्होंने अपनी इतनी निर्मम आलोचना की है। अब न समय है जूझना ही तय है, अब न समय है जूझना ही तय है, फजूल है इस वक्त खुद को कोसना, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सच्चित वेदना भास्वर। मुक्तिबोध के यहाँ सकर्मकता पे बहुत जोर है, वो हमेशा क्रियाशील हैं। उनके लिए अकर्म होना बहुत खराब बात है, और यही क्रियाशीलता हमें परंपरा में कालिदास के यहाँ मिलती है कि वो बिंब में बहुत गतिशील बिंब की बात करते हैं। मुक्तिबोध के यहाँ कोई भी चीज़ आपको वो बार बार स्थगन की बात करते हैं, लेकिन स्थगन नहीं है, वहाँ पे गतिशीलता है। तो यहाँ पे भी हम उस गतिशीलता की ओर ध्यान देते हैं कि सकर्मक होना चाहिए। मुक्तिबोध बार बार सत्य के लिए जूझते रहते हैं। पंक्ति पंक्ति वह संघर्ष दिखाई देता है। वह जो हैं और जो होना चाहते हैं उसका संघर्ष बहुत तीव्र है, और कविता से उन्हें इतना लगाव है कि वह क्षतिपूर्ति को कविता से पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कविता में वह बेचैनी लक्षित हो जाती है। सत्य की खोज कि पूरा सत्य जीवन के विविध उलझे प्रसंगों में सहज ही दौड़ता आए, स्मरण में आए। मार्मिक चोट के गंभीर ढोहे सा कि भीतर से सहारा दे, बना दे प्राण लोहे सा। यही थी भूमिका हम तुम मिले थे जब। सत्य की भूमिका थी जब हम तुम मिले थे, तो सत्य की बात है। और इसी सत्य की तलाश में बार बार जाते हैं, और ये उनकी जो सत्य को पाना चाहते हैं और उसको नहीं पाते हैं, ये जो बीच का अंतराल है, वही उनकी ट्रेजेडी है, जिसके पूरा मध्यवर्ग की ट्रेजेडी में वो बदल देते हैं। जिसके बारे में अगर एक पंक्ति में हम देखें, उनकी कविता में बात आती है, जिसको बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है और हम भी उसको यहाँ कह रहे हैं। फिर भी अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ, विश्व से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। यहाँ आखिरी पंक्ति में सूत्र छिपा हुआ है, वह मेहतर में हो नहीं पाता, वह मेहतर वो हो नहीं पाते हैं। यही ट्रेजेडी जो है वो पूरी उनके काव्य संसार में झलकता है। मुक्तिबोध बार बार अपने अभ्यंतर में जूझ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी रचनात्मक संघर्ष से हिंदी की दुनिया के संवेदना और ज्ञानात्मक आधार को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। मुक्तिबोध के बाद की हिंदी कविता किसी भूल भुलैये या छायावाद की दुनिया में वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से उसको इतना आगे तक ला दिया कि उसके बाद वापस लौटना मुश्किल था। जैसे कि प्रेमचंद के बाद हिंदी का कथा साहित्य तिलिस्मी यारी जासूसी दुनिया के आनंद में वापस नहीं लौट सकता था। मुझे अब खोजने ही होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिमंती, श्याम चमेली, संवराए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर, पाताल तल में खिले हुए, कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहे। मुक्तिबोध के यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, मीर को देखना होगा। मीर के यहाँ बहुत रंग है, मुक्तिबोध के यहाँ भी वो रंग है, लेकिन वह रंग स्याह है। वो रंग उतना दिखता नहीं है, वो चटक नहीं है कि आपको दिख जाए। इसलिए मुक्तिबोध लोगों को एक रस निरस लगते हैं और लोग भागते हैं उस गहन अंधकार से। तो इस स्याह रंग के बारे में मुक्तिबोध के रचनात्मक परिवेश को मलयज रोजमर्रा के संघर्षों, जीवन और विडंबना से बनने वाली सतह का परिवेश कहते हैं। उन्होंने अलग अलग रंगों से बनने वाले इस परिवेश में मुक्तिबोध की रचनाओं के सेट्स को पहचानने की कोशिश की है। इन सेट्स से बनने वाले हिंदुस्तान के औसत आदमी की छवि जिस पृष्ठभूमि में बनती है, उसके रंग सांवले हैं। मुक्तिबोध का यह औसत आदमी अपने तलछट में रहता हुआ भी समझौता नहीं करता और समूचे तलछट के जीवन से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं देखता। नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा,
सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। मुक्तिबोध उसको छोड़ नहीं पाते हैं। वह तलछट की मेडियोक्रिटी से लड़ते हुए सतह से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। वह उनका आदमी जानता है कि मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते। जहाँ उस आदमी की अपनी आत्मा के उदास श्यामल रंगों का बोध होता है। मलयज कहते हैं कि मुक्तिबोध के यहाँ रंग विचार से पैदा होते हैं। मुक्तिबोध के यहाँ रंग विचार से पैदा होते हैं, इसलिए वो वक्त की जो तमाम परेशानियां हैं वो स्याह रंग में आती हैं। इसी में हम आगे चलते हैं। मुक्तिबोध का कैनवस इतना व्यापक है, उनकी चिंताएं इतना वाजिब है कि वह बार बार आपको आंदोलित कर देती हैं। उनकी कविता लोक से गुजरते हुए बार बार यह महसूस होता है कि समय के साथ हम एक बीहर में आ गए हैं जिसका कोई और छोर नहीं। इसलिए लोगों को मुक्तिबोध के काव्य संसार से भय और घबराहट होती है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि मुक्तिबोध ने अपने खुद की प्रतिभा की बदौलत हिंदी कविता को क्या से क्या बना दिया। मुक्तिबोध के पास ही वह डायनामाइट था जिसके विस्फोट से हिंदी कविता का फलक इतना विस्तृत हुआ। और आज के कविता की संभावना हुई और आगे की कविता का प्रस्थान बिंदु भी यहीं से बनेगा। मुक्तिबोध का यह प्रयास ही था कि जो कविता इतने आगे तक आई, वरना हिंदी कविता पता नहीं किस स्टेशन पर रुकी हुई होती। मुक्तिबोध की कविताएं जितनी कविता है उससे कहीं अधिक हमारे समय की सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक आख्यान है। अपनी प्रतिबद्धता में मुक्तिबोध पहाड़ की तरह है और पहाड़ हमेशा अकेला होता है, इसलिए दूर से मुक्तिबोध हमेशा अकेले दिखते हैं। इसमें आगे कुछ बातें मैं और जोड़ देता हूँ। मुक्तिबोध के यहाँ बार बार सत्य को देखकर सवाल करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हाय हाय मैंने उसे देखा नंगा, मुझे इसकी सजा मिलेगी, तो सजा क्यों मिलेगी? सजा हम रोज नंगे देखते हैं लोगों को, सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मिलेगी सजा? क्योंकि प्रश्नानुकूलता है, उसका देखना ही आपके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, इसलिए उसे और सजा मिलेगी। और हमारे आसपास आज लोगों को सजा मिल रही है इसकी, क्योंकि नंगा देखने की सजा मिल रही है। क्योंकि नंगा कवि का नंगा देखना नहीं है, आपको उसके देखने से ही वो सवाल खड़ा करता है, इसलिए यह बात है। और मेरे साथी वक्ता अब आएंगे और अपनी बात को अब आगे रखेंगे। और आइए, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विपिन जी को। विपिन चौधरी, आप आएँ, अपनी बात रखें। अशोक जी ने हालांकि किसी भूमिका के लिए मना किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत छोटा लिख के लाई हूँ और ये इस कविता को इतना मतलब डरा रखा था सबने कि हालांकि मैं हिंदी की स्टूडेंट नहीं हूँ, इस तरह से विधिवत मैंने हिंदी की पढ़ाई नहीं की। हालांकि अब ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा क्योंकि इतने साल से लिटरेचर में हूँ मैं। तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार ये कविता खुलती है, और मैं 2-3 बार इसको पढ़ पाई, तो जितना मैंने इसको देखा और समझा उसी को मैंने थोड़ा लिखा है। अंधेरा यानी रोशनी से दूरी, इसी अंधेरे की भावनात्मक प्रतिक्रिया ही है जिसके फलस्वरूप मनुष्य शब्दों में इमेजिनरी रूपक बनाता है। कवि मुक्तिबोध अंधेरे में कविता के इन्हीं इमेजिनरी रूपकों को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। आत्म अभिव्यक्ति की ललक में वे बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कान धरते हैं, जहाँ भीतर की आवाज़ से बाहर आकर जो ढेरों बेचैनियाँ उन्होंने बटोर रखी है। भीतर बेचैनी घनी है मगर फिर भी चुप्पी यथावत है। अभिव्यक्ति की बेचैनी की कई मुख्य पुकारें अस्तित्व में आती हैं, मगर जब ये पुकार बिना किसी प्रतिध्वनि के सीधी चली जाती है तब कवि की प्रतिछाया भीतर की महत्वाकांक्षाओं, उम्मीदों, कामनाओं की त्वचा को अपने ऊपर ओढ़ लेती है। अब इस तरह कवि मनुष्य और उसकी प्रतिछाया आमने सामने है। यह प्रतिछाया प्रश्न करती है इस उपेक्षा से कि उसे सटीक उत्तर मिलेगा, मगर हर बार उत्तर उसे खुद ही खोजना पड़ता है और
इसके लिए वह अत्यधिक श्रम भी करता है। इस बीच उसे अपनी ही जिज्ञासाओं के कारण सजा मिलती है, क्योंकि वे तमाम जिज्ञासाएं सामाजिक व्यवस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इन सवालों से बचने के लिए ही तो समाज ने अपनी बनाई व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर उस पर लाख का ताला लगाकर उसकी रखवाली करने के लिए समाज बैठा है। आत्म अभिव्यक्ति की इस आत्ममंथन में विष और अमृत दोनों निकलते हैं। सामाजिक मान्यताओं को बनाए रखने के पाखंडों का विष और अपनी आंतरिक संरचना के हर कोने की सजगता के भान होने का अमृत। दिलचस्प यह है कि इसी प्रक्रिया के स्थित होने में स्वयं को मांझते हुए समाज के चेहरे की धूल साफ होती जाती है। देर सवेर जब प्रश्नों के जवाब ढूंढ लिए जाते हैं और जब वे उस प्रतिछाया की जुबान पर आने का हट करते हैं जिसे उसने अपनी ही श्रम से खोजा, समझा और पाया, तो वह यथार्थ उसे ही दहलाने लगता है। त्रासदी यही है कि आतंकद प्रतिछाया को सच घुन की तरह खाने लगता है। वह पाता है कि समाज की रोशनी में कदमताल मिला रही शोभा यात्राएं वास्तव में शोक यात्राएं हैं। अंधेरे में कविता की रवानगी मनुष्य की तात्कालिक जिंदगी से होती हुई समूचे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हम सब जानते हैं कि मुक्तिबोध अपनी लेखन शैली में जीवन की निस्सारता को अपने करीब बिठा लिया करते थे। एस्थेटिक की खोज के प्रति वे शुरू से ही सेंसिटिव थे। बाद में तो यह खोज बाद के दिनों में तो काफ़ी घनी होती गई। अंधेरे में कविता द्वेषावेशों के ठीक बीच मनुष्य के लिए बेहतर समाज की इमेज को खोजने की कोशिश है। अभिव्यक्ति की और आत्म अभिव्यक्ति की खोज भी है, और व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह है उसका जो विद्रोह जो जीवन के स्पष्ट और उजागर चिन्ह है, उसके आसपास घूमती यह कविता समय की एक महीन सुई के छेद से समाज रूपी धागे को बिना किसी रगड़ के बाहर निकालने की कोशिश है। कविता में गुजरते हुए लगता है कि कवि जीवन की भीतरी दबावों की रिफ्लेक्शन को बार बाहर देख रहा है, और हर बार बाहर की चमक जब भीतर प्रवेश करती है तो नई बेचैनी लेकर आती है, क्योंकि भीतर के अंधेरे कोनों में कई आकृतियां विभाजित होकर बस गई हैं, और सभी कोनों के अंधेरे आपस में टकराते हैं। तब कई बार भीतर की बेचैनी बाहर के परिदृश्य से अधिक डरावनी लगती है। इस आत्म अभिव्यक्ति की खोज में दिमाग अपनी जटिल संरचना के चलते तस्वीरों की शक्ल में कई विचार बनाता है। प्रकृति का यह रहस्य मनुष्य के भीतरी रहस्य प्रकृति का रहस्य और मनुष्य का भीतरी रहस्य दोनों एक ऐसे संसार की संरचना करते हैं जो कवि का स्वयं रचित संसार है। जाहिर है कि इस निर्माण की प्रक्रिया में कई पूर्व रचित आकार ध्वस्त होते चलते हैं, तब जाकर कहीं अभिव्यक्तियों को आकार मिलता है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है और अपनी तमाम कमजोरियों को समेटता हुआ जीवन अपने ठिकाने लगने की कोशिश करता है। इस कविता में यथार्थ इतना सख्त है कि उसके लिए कवि अपने कौशल के साथ कई चीज़ें मिला देता है। ठीक वैसे ही जैसे गांव की स्त्रियां कच्चा आंगन लीपते हुए सिर्फ खाली एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, उसमें गोबर, चिकनी मिट्टी और पानी का जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह इस यथार्थ की जो जिस तरह से एकदम बिना किसी लाग लपेट के है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए ये कौशल इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे में कविता के आईने में आज का समय इतना साफ दिखता है कि उसके सामने आकर, यदि हम उस कविता के सामने पूरा उसके आकर देखें तो पूरे समाज के साथ हम खुद को पहली कतार में खड़ा पाते हैं। अंधेरे में कविता अंधेरे से प्रकाश में निकल आने की कविता है। ये लगता है कि ये कोई अंधेरे में एकदम बहुत डिप्रेसिंग टाइप है, लेकिन वो उसमें खुद यदि आप उसको बार बार पढ़ें तो लगता है कि वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ जा रही है। इस प्रक्रिया में कई चीज़ें साफ होती हैं, जैसे माइनिंग करते हैं, जैसे हम कच्चे ओर को हम रिफाइन करते हैं, तो उस तरह माइनिंग की प्रक्रिया में प्राकृतिक खनिजों को साफ करने के लिए हम डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन आदि तकनीक का सहारा लेते हैं। उसी तरह अंधेरे में ये गहरी खाई से जो रोशनी है, गहरी खाई से रोशनी में आने के अंतराल के बीच की कविता है ये। उस अंतराल के बीच में जो कवि मनुष्य है, उसकी प्रतिछाया का हृदय जरूर कुछ कठोर हो जाता है और उसकी मासूमियतों को सामाजिक व्यवस्था जो वो हर लेती हैं, लेकिन अब वह जो कवि इस प्रक्रिया के बीच से गुजर कर आया है वो परिपक्व है और वह जान गया है कि
उसे मालूम हो गया कि जीवन का सच्चाई कितना भी हृदय विदारक हो, उसके सिर पर सेहरा तो बांधा ही जा सकता है। शुक्रिया। अब मैं यहाँ पे बात रखने के लिए अपने मित्र अंबर पांडे जी को बुला रहा हूँ और वो आए अपनी बात रखें यहाँ पे। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे विनोद कुमार शुक्ल पर बन रही डॉक्यूमेंट्री फिक्शन फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। वो जो सिनेमा के निर्देशक थे शशांक त्रिपाठी और कवि महेश वर्मा, उन लोगों के साथ में हमने विनोद कुमार शुक्ल के बहुत लंबे साक्षात्कार रिकॉर्ड किए। साक्षात्कारों के दौरान मुक्तिबोध संबंधित लंबे विवरण हैं। उससे पहले मैंने मुक्तिबोध की रचनाओं को कभी नहीं पढ़ा था। लोगों को उनके बारे में बातें करते हुए सुना था, लेकिन उन्हें कभी पढ़ते हुए मैंने नहीं देखा था। विनोद जी उनके साथ चाय के ठिए पर जाने की जिक्र बार बार करते थे। चाय बनाने की, जो उनके चाय बनाने की विधि का लंबा ब्यौरा बताते थे। कैसे बताते थे कि वो चाय पीने से पहले उन्हें ठंडा पानी चाहिए और चाय एकदम गर्म चाहिए। तो रायपुर के होटल में जहाँ हम ठहरे थे, वहाँ पे महेश वर्मा और शशांक इसको कैसे वो इस विरोधाभास को पर्दे पर बताएं, उसके बारे में बहुत बहसें और बातें किया करते थे। इस दौरान वो फिल्म से हमारे एक टीचर थी प्रोफेसर अश्मकी आचार्य, वो जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में के विषय में इन साक्षात्कारों में बहुत लंबी बातें हो गई, तो आप इसे सिनेमेटोग्राफ करिए। इसको मुक्तिबोध की दो कृतियों का नाम अंधेरे में है, एक तो उनकी कहानी और एक उनकी कविता। मणि कौल की फिल्म सतह से उठता आदमी में दोनों ही कृतियों का चित्रण है। मुक्तिबोध ने कभी सिनेमा पे नहीं लिखा और ना वो काफका की तरह सिनेफील थे, ये हम जानते हैं। फिर भी उनके साहित्य में सिनेमाई तत्व बहुत अधिक हैं, इतने अधिक हैं कि मणि कौल की फिल्म सतह से उठता आदमी में उनकी कहानियों कविताओं को उन्होंने बहुत ही टेक्सचुअल ट्रीटमेंट दिया। अंधेरे में अनेक सिनेमाई प्रविधियों का उपयोग देखने को मिलता है। उनके सुदीर्घ विज़ुअल सीन है, मोन्टाज का बहुत गहरा अध्ययन है, ऐसा लगता है। और इस वजह से हमको ये लगता है कि मुक्तिबोध की कविताएं अपने पहले वाले लेखकों से, कवियों से अलग क्यों थी। जैसा कि मैंने कहा कि अंधेरे में एक पार्ट रीडिंग स्थिर करके मैं उसको कुछ रिडक्शनिस्ट अप्रोच उसमें यूज़ नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको टेक्स्ट में कैसे आप तरह तरह से प्रवेश कर सकते हो, जैसे किसी राग में गायक लोग जगह ढूंढ के उसका विस्तार करते हैं, वैसे ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जैसे उनके सिनेमाई तत्वों में अगर आप उसका पहला ही सीन देखें, जो शुरुआत है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार, वह नहीं दिखता नहीं ही दिखता किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा। आंध्रबाजी बोलता है कि सिनेमा में जो ऑब्जेक्ट होता है और जो असली जीवन में ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो सिनेमा का ऑब्जेक्ट होता है सडनली लिबरेट हो जाता है, क्योंकि स्पेस और टाइम वो उससे अलग हो जाता है। जो असली में ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है। सेम चीज़ कविता में भी होती है। ये भले आप इसको कुछ थियरिस्ट इसको लिबरेशन बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं ये ट्रांसग्रेशन है, ऑब्जेक्ट और जब समय और स्पेस से चला जाता है। मुक्तिबोध के अंधेरे में इसी प्रकार के जो विज़ुअल सीन है उसमें चरित्र, परिवेश, वस्तुएं सारे स्पेस से एकदम स्वतंत्र है, जैसे सरियलिस्टिक, ठीक सिनेमा की तरह। और इसमें जो दृश्य और ध्वनि की डिकाटमी है वो उससे मिलता है कि जो आजकल के सिनेमा में ध्वनि मुद्रण होता है जिसमें सीन कुछ और है और साउंड कुछ और है, उससे आपको दो नरेशन सडनली केवल कुछ ना करके आपको दो नरेशन मिलते हैं, जो कि मुक्तिबोध में भी जब उनका सीन जो लिखते हैं और जो ध्वनियाँ उस सीन में आती है वो बिल्कुल अलग अलग है।
और इस कविता को अगर आप किसी वर्ड क्रंचिंग सॉफ्टवेयर में डालें, जैसे आजकल डालते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा शब्द कौन सा आया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला शब्द आलोक संबंधी है। उजाले से लेके, चाहे वो धुति हो, धुतिमान हो, आलोक हो, ज्योति हो। इससे आपको लगता है कि कविता का नाम तो अंधेरे में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो उजाले की जाती है। तो और उस आलोक को उभारने के लिए मुक्तिबोध क्या करते हैं, वो एक बहुत ही अनुभवी सिनेमेटोग्राफर की तरह अपने सीन की कलर क्या कहते हैं उसको, रंग योजना करते हैं। वो रंग योजना में काले से लाल रंग ही आपको केवल मिलते हैं, दूसरे रंग नहीं है। कविता के आखिर में आके आपको थोड़ा थोड़ा नीला रंग दिखाई देता है। एक कोई लाइन है जैसे सुबह सुबह दिखाई देता है, और फिर वो अरुण ज्योति कमल की बात करते हैं। तो जो प्रकाश और रंग योजना केवल उस कविता की हम डीकंस्ट्रक्ट करें, तो आपको केवल प्रकाश और रंग योजना से ही आप एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक की यात्रा में समझने में आप सफल हो जाएंगे, भले आपको उसकी भाषा नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है। तो ये तो दृश्यों के इमेजनरी की उनकी बात हो गई। उसके बाद में आके मोन्टाज, एडिटिंग, कैसे एक सीन से वो दूसरे सीन पर जाते हैं। तो अंधेरे में जो दृश्यों का प्रवाह है इमेजेस का, वो बहुत ही तोड़फोड़ करने वाला है, विध्वंसात्मक है। और मुक्तिबोध के यहाँ पे निरंतर एक ब्लैंक स्पेस है। एक सीन हुआ, दूसरा सीन हुआ, उन दोनों में सीन में आपको बहुत ज़्यादा जुड़ाव वैसा नहीं दिखाई देता। और जबकि वो लंबी कविता लिख रहे, और वैसी कविता नहीं लिख रहे जैसे बहुत से लोग बहुत सी प्रगीतात्मक कविताएं लिख के गोदड़ी जैसा सीन लेते हैं लंबी कविताओं का, वैसी नहीं उनकी सच में। तो वो कैसे है, जो डिस्ट्रप्शन, जो ब्लैक स्पेस उसमें है, वो सायास उन्होंने किया है। जैसे वॉल्टर मार्श एक हमारे एडिटर है जो फिल्मों की एडिटिंग करते हैं, उसकी फिलॉसफी, एडिटिंग की फिलॉसफी के बारे में भी उन्होंने बहुत लिखा है। तो वो जो उन्होंने एडिटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मेटाफिजिकल प्लम्बिंग है ये, पानी अच्छे से बहे, आपका विचार अच्छे से फ्लो हो। तो मुक्तिबोध ने जानबूझकर एक कलात्मक स्ट्रेटेजी के तहत उस प्लम्बिंग में रुकावटें पैदा कर दी सीन्स में। और उसका चरित्र उन्होंने एपिसोडिक है, निरंतरता के प्रति एक अवहेलना है, लगभग एक ही जैसे दृश्य बार बार आते हैं, थोड़ा सा रिपीटेटिव, या आप कहें तो ऑलमोस्ट केयरलेस। तो जैसे विथोवन था, उसकी अंतिम रचनाओं में के बारे में ओडोर्नो ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता विथोवन के लास्ट की रचनाओं का, वो एक प्रक्रिया ही बनी रहती है। जैसे कि दो बहुत ही अतियों के बीच में कोई हार्मोनियस मिडिल ग्राउंड वो आपको नहीं देते हैं कि आप वहाँ पे जाके उसका रसास्वाद कर सकें। मुक्तिबोध ने खुद ने भी अपने डायरी में एक जगह लिखा है, मैं कोट करता हूँ उसे, मेरी स्त्री मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उदास होकर मुझसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा कविता, इस पर कितने रुपए मिलेंगे? अब मैं सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे जीवन का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो क्यों ना अपनी कविताओं का संशोधन परिशोधन करके उन्हें प्रकाशन योग्य रूप दे दूं। मुझे बार बार उस कविता को पढ़ने की, उसमें संशोधन करने की इच्छा होती है, लेकिन अब समय नहीं, फिर कभी देखूंगा। तो यहाँ पे मुक्तिबोध के अंदर आसन्न मृत्यु का बोध भी है, उनके डायरी के हिसाब से हम देखें तो। और बीथोवन भी अगर आप देखें तो अपने आखिरी जीवन में वो बहरे हो गए थे जबकि म्यूजिशियन थे। तो दोनों ही रचनाओं में एक फ्रैक्चर्ड लैंडस्केप है, उस पर बीथोवन की संगीत की या मुक्तिबोध की कविता की जब लाइट पड़ती है तो आपको जीवन बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। एडवर्ड सईद ने इसी ओडोर्नो के जो ऐसा उन्होंने बीथोवन पर लिखा था, उसके आगे बढ़ाते हुए कहा कि कितना पैराडॉक्सिकल है, इतनी छिन्न भिन्न रचना होने के बाद भी जिस दिव्य पुरुष की यह रचना बार बार आवाहन करती है, वही इस रचना को एक इकाई में परिवर्तित कर देता है, यूनिटी दे देता है। विभिन्नताएं, ध्वंस सब मिलकर एक यूनिटी बनाती हैं। और अडोर्नो ने कहा कि रचनाएं अपनी परिपक्वता में किसी फल जैसी नहीं होती कि मीठी हो गई, जब फल पक जाए तो मीठा हो जाता है, बल्कि ये जो रचनाएं हैं जो लोग अब जीवन के लास्ट में लिखते हैं, वो बहुत ही कड़वी, उसमें गूदा कम होता है, बीज ज़्यादा होता है, क्योंकि आज बीज अगर नहीं हो तो हम क्यों उसको डिस्कस करेंगे, और वो ऑलमोस्ट बर्बाद होती है।
और किसी भी प्रकार के रसास्वादन के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते उसको आप। और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहिए एक लास्ट बात बोल के कि मुक्ति बोध के यहाँ पे एक सर्विलियंस पैरानोया भी है। आप देखिए उनको हमेशा कविता में भी लगता रहता है कि कोई उन पर निगरानी कर रहा है, कोई उन पर निगाह रख रहा है। तो मेरा एक विदेशी दोस्त है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो मैंने उसको कविता का थोड़ा थोड़ा अनुवाद करके बताया, तो उसने बोला कि मेरा 10 मिनट हो गया है असल कि भाई ये जो है ये तो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस इंड्यूस साइकोसिस का लक्षण है। उनके शायद आखिर में बीमारी हो गई थी। तो मगर बात केवल इतनी नहीं है, जैसे ये बात पहले रामविलास शर्मा ने भी कही थी कि उनको कुछ साइकोसिस है या ऐसी कोई दिक्कत है, लेकिन सर्विलियंस पैरानोया के साथ में उनको टोटलिटेरियन पैरानोया भी है। मतलब कि कोई केवल मुझे ही नहीं देख रहा है, जो लोग देखने वाले हैं वो भी पैरानोइड है। ये जैसे सत्ता में एक टोटलिटेरियन पैरानोया होता है कि लोग बैठे हुए तो मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो और अब मैं आखिर में क्या बोल के ख़त्म करता हूँ उसको, तो बस यही है कि उनके जो पोएम है उसमें सत्य और सत्ता दोनों ही पैरानॉइड है। और ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। एक्चुअली हम सब लोग शायद पहली बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सा दरहमी है, तो इसके लिए आप लोग माजरत चाहता हूँ। अब मैं पल्लवी जी को यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपनी आएँ और अपनी बात रखें। शुक्रिया। नमस्कार। खेल के नियमों के मुताबिक बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जब ये कविता मैंने पढ़ी ये सेशन के लिए, तो इसको पढ़ने में मुझे समझने के लिए पढ़ने में लगभग 1 माह का वक्त लगा। एक बार मैंने इसको पढ़कर 3 दिन में छोड़ दिया, उसके बाद 10 दिन बाद फिर उस कविता को उठाया, उसके बाद पढ़कर फिर भूल गई, और उसके बाद 15 दिन बाद फाइनली फिर इसको एक बार पढ़ा। और उसके बाद यह कविता जिस भी तरह से मेरे ऊपर खुली या जो मुझे इसमें समझ में आया, और उसके हिसाब से मैंने एक पाठकीय नोट तैयार किया है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अंधेरे में मुक्ति बोध की अंतिम कविता है और शायद हिंदी कविता के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली कविता भी। बार बार इसे पढ़ने पर यह पाठक पर खुलना आरंभ करती है। महज एक बार पढ़कर इसमें उतरना असंभव है। लेखक के अवचेतन मन में लगातार चलती एक दृश्यमाला है ये कविता। यह कविता स्वप्न, फैंटेसी और मन के सबसे भीतरी कोने में गहरे दबे हुए उन विचारों का मिश्रण है जो न केवल लेखक के दिलो दिमाग में चलती उथल पुथल को व्यक्त करती है, बल्कि अपने साथ साथ उस काल के समूचे राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को समेटती चलती है। यह कविता अपनी प्रारंभिक पंक्तियों से ही आसपास फैले गहन अंधेरे में एक अनजान व्यक्ति की उपस्थिति से परिचय कराती है। पंक्तियां कुछ यूं हैं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा। कौन है वह अनजान व्यक्ति जो रहस्यमयी है, जिसका चेहरा उखड़ी दीवारों की पपड़ियों में बनता है, जिसकी ध्वनि सुनाई देती है। एक तिलिस्मी खोह में दिखाई दिया यह व्यक्ति बार बार कवि के सम्मुख आता है। कविता के पहले खंड में ही इन पंक्तियों में कवि इस रहस्य युक्त व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की संज्ञा देता है। और इसके बाबत पंक्तियां यूं हैं। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की, मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। कविता का नायक एक हारा हुआ कमजोर व्यक्ति का आभास देता है, जो स्वयं अपनी कमजोरियों से उबरना नहीं चाहता,
या फिर उसमें इतना बल अथवा सामर्थ्य नहीं है। एक तरह से ना चाहते हुए भी वह परिस्थितियों को स्वीकार कर चुका है। जैसा कि कविता के दूसरे खंड में इन पंक्तियों में कवि लिखता है, परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत विछत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से लगाव है मुझको। जिस कालखंड में यह कविता लिखी गई है, शायद उस दौर के हालात और कवि के खुद के आर्थिक मानसिक हालात मिलाकर इस कविता का ताना बाना बुना गया लगता है। इस अजीब से दृश्य को पढ़कर पाठक अपना मानस नहीं बना पाता कि यह कविता किस ओर ले जा रही है। दृश्य से पाठक अपनी स्वयं की मनस्थिति और वैचारिक प्रक्रिया के माध्यम से अनेकों अर्थ निकालकर इसकी व्याख्या कर सकता है। बाद के खंडों में कवि स्वप्न दृश्यों को आगे बढ़ाते हुए फैंटेसी के माध्यम से उसे विस्तार देता है। यह विस्तार बहुत व्यापक और अनेक स्तरों पर घटित होता जाता है। अंधेरा निरंतर कायम रहता है। नायक की हताशा, निराशा, दिमाग में चलती उथल पुथल और देश समाज में व्याप्त विडंबनाओं और खोखलेपन को आगे के खंडों में समाहित किया गया है। कविता के अनेक शब्दों का मर्म समझकर कवि के विचारों का सिरा पकड़ा जा सकता है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य कि जितनी बार सिरा पकड़ो उतनी ही बार हाथों से छूटता है। ये मेरे ऊपर लागू होता है। मेरे हाथों से बार बार सिरा छूटा। जैसे कविता की पंक्तियों में सिविल लाइन का कमरा, प्रोसेशन का संपूर्ण दृश्य, तिलक की मूर्ति की नाक से बहता रक्त, गांधी जी का एक शिशु देना, उस शिशु का सूरजमुखी का फूल बन जाना, बंदूकें, संगीनें, तलघर के अंदर छुपा प्रिंटिंग प्रेस आदि शब्दों और बिंबों का एक सूत्र पकड़कर इस लंबी कविता का रास्ता तय किया जा सकता है। कहीं कहीं एक ही पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। तलघर अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसी का नाम आस्था हो। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। सहज ही समझ में आने वाली ये पंक्तियाँ किस ओर इशारा करती हैं यह स्पष्ट हो जाता है। इसके पश्चात आने वाले खंडों में नगर में उठता धुआं, खाकी कसे हुए पथरीले चेहरे, साहित्यकारों, कलाकारों, चिंतकों की चुप्पी एक समूचे राष्ट्रीय परिदृश्य की परतें खोल देती है। यहाँ यह दृश्य एकदम से प्रासंगिक भी हो उठता है। वर्षों बाद भी ये पंक्तियाँ आज के अनेक घटनाक्रमों के संदर्भ में एकदम उपयुक्त प्रतीत होती हैं। तत्कालीन फिजा में घुली हुई बेचैनी, हताशा, अस्थिरता को स्वप्न की एक श्रृंखला के माध्यम से दृश्यमान करते हुए कवि का स्वप्न भंग होता है और दोबारा कवि अपने निज की ओर लौटता है। दुखित हृदय, वेदना से भरा हुआ उन स्वप्नों के अर्थ समझता हुआ, जबकि यह भी एक स्वप्न ही है, अर्थात स्वप्न के भीतर एक और स्वप्न, मस्तिष्क की एक वैचारिक परत के भीतर एक और परत। स्वप्न में ही एक क्षण के लिए नायक प्रेम की अनुभूति करता है। अंत में पुनः उसी रहस्यमयी व्यक्ति का दिखाई देना, किंतु इस बार फटेहाल रूप में। परम अभिव्यक्ति जो पहले खंड में तेज से भरा हुआ गौरवर्ण और सौम्य मुख है, वही अंतिम खंड में फटेहाल है। संभवतः यह उस युग के अंधकार में पड़े हुए पीड़ित व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, इसीलिए परम ज्ञानवान होने पर भी फटेहाल है। प्रथम खंड से उस अभिव्यक्ति की जारी हुई खोज अंत तक जारी रहती है। यह कविता हिंदी की जटिलतम कविताओं में से एक है, जिसकी भाषा, विन्यास, एकाएक दृश्य परिवर्तन कई संशय पैदा करते हैं। कवि ठीक ठीक क्या कहना चाहता है यह अनुमान लगा पाना कहीं कहीं बहुत दुष्कर हो जाता है। कहीं कहीं पिछली पंक्तियों का अगली पंक्तियों से कोई तारतम्य मिला पाना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतीत होता है मानो कवि ने अपने अवचेतन मन में चल रहे द्वंद्व को
ज्यों का त्यों बिना किसी श्रृंखला के कागज पर उतार दिया है। मुक्तिबोध ने इसमें करुणा, व्यंग, उपहास, वेदना, कल्पना, जुगुप्सा सभी तत्वों का समावेश भरपूर किया है। जहाँ इस कविता में क्लिष्ट हिंदी शब्दों का उपयोग है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य प्रचलित हिंदी, कुछ अंग्रेजी शब्द और साधारण बोलचाल की भाषा भी बीच बीच में यूँ आती है मानो आधी नींद से उठकर कोई व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी बात कहता हो। घायल अर्धचेतन देश में क्रांति की उम्मीद लिए एक व्यथित नायक के अवचेतन मन के विचारों को सपनों के जरिए दिखाती यह कविता है, जो खुद घायल आत्मा लिए बैठा है और लगभग असहाय अवस्था में है। अपनी खुद की अभिव्यक्ति खोजता फिरता, असलियत को समझता, उससे घृणा भी करता, किंतु खुद को अंधेरे गड्ढे से बाहर निकालने में अक्षम पाता हुआ। हालांकि मुझे लगता है इस कविता को जितनी बार पढ़ो, इसकी जितनी बार व्याख्याएं पढ़ो, उतनी ही बार इसके नए आयाम खुलते हैं। दोबारा नए कोण से इन पंक्तियों और बिंबों पर विचार करने पर एक नया सूत्र हाथ लगता है। यह अपनी ही तरह की अनूठी कविता है, मन में चलते द्वंद्व को उसी उलझाव भरे शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करती हुई। हम इसे पूरी तरह समझ पाएं या न समझ पाएं, किंतु यह बात अवश्य है कि हर बार पढ़ने पर यह कविता एक नई दृष्टि देती है। थैंक यू। शुक्रिया पल्लवी जी। अब मैं लवली गोस्वामी जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी बात रखें। शुक्रिया। पहले मैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से अलग फोटोग्राफी पर कुछ तकनीकी बातें कहूँगी, जिससे मुझे इस कविता को समझने में आसानी हुई है। 2011 में रॉन फ्रीक की एक नॉन नैरेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था संसारा, अर्थात संसार। फ्रीक नॉन नरेशन के बड़े उस्ताद माने जाते हैं। अब तक वे नॉन नैरेटिव स्टाइल में विश्व को कई प्रसिद्ध फिल्में दे चुके हैं। संसारा भी उनकी महत्वाकांक्षी सीरीज का एक हिस्सा थी। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें टाइम लैप्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक दर्शक के देखने के लिहाज से फोटोग्राफी और वीडियो के बीच की कड़ी होती है, जिसमें कि फोटो फ्रेम्स की गति को साधारण से कम स्पीड में चलाकर रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इसे वीडियो में डाला जाता है। यह एक तरह से वीडियो के रूप में असंख्य तस्वीरों की बारिश होती है। तस्वीरों की इस बारिश का मूल सूत्र समय होता है। एक फ्रेम के भीतर आने वाली तस्वीरों की संख्या यह निर्धारित करती है कि आपका वीडियो कितना तेज या कितना धीमा चलेगा। यह समय को अपने अनुरूप चलाने का छाया चित्रकार का तकनीकी कौशल है। इसमें 2-3 सेकंड्स के अंतराल के अंदर आप सूरज को उगता और रिवर्स फ्रेम में चलाकर सूरज को डूबता दिखा सकते हैं। यह फोटोग्राफर की समय की गति पर प्रतीकात्मक रूप से जीत है। कला की काल की सतत गति पर विजय है। जैसा कि हम जानते हैं, कला या साहित्य के हर फॉर्म में कलाकार या लेखक की सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग समयों में उसके मन में आए ख्यालों, बिंबों को कला के शिल्प या फॉर्म में ढालने की होती है। कविता में भी अलग समय में मन में आए बिंबों और विचारों का अर्थपरक समायोजन ही कवि की सबसे बड़ी समस्या है। उसे यह देखना पड़ता है कि वह किस चित्र या विचार को कविता में कहाँ रखे। यह समायोजन सचेतन अथवा अवचेतनिक दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। यह कहना न होगा कि सतर्क और अर्थपूर्ण संयोजन ही किसी कविता को कालजयी बनाता है। चित्रों का एक ऐसा ही सफल अरेंजमेंट मुक्तिबोध अपनी कविता अंधेरे में करते हैं। टाइम लैप्स तकनीक का यह विवरण मैंने समय की गति से कलाकार द्वारा संरक्षित चित्रों के संबंध को परिभाषित करने के लिए दिया। जब कलाकार फोटोग्राफर होता है तो वह सिर्फ 2 दिशाओं में गति करते हुए चित्रों को अरेंज कर सकता है। जब इन्हीं समयों के सापेक्ष ऑब्जर्वर कोई कवि होता है तो कविता एक शक्तिशाली माध्यम की तरह उसे मुक्त रूप से किसी भी दिशा में बहने की आज़ादी देती है। आप चाहें तो कई बिंबों को एक बिंब में कोलाज की तरह रख सकते हैं। कई परिभाषाओं को एक वाक्य में चित्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई महान कवियों को बहुधा इस तकनीक का इस्तेमाल करते देखा है। यह तो बात हुई चित्रों को अर्थपूर्ण गति देने और किसी कला के स्पेसिफिक शिल्प में ढालने की बात। दूसरी बात होती है इंडिविजुअल चित्र के अस्तित्व की बात। इसे समझने के लिए हम फिर छायाचित्रों की दुनिया में वापस लौटते हैं।
यहाँ मुझे रोड़ा बार्थ याद आते हैं। बार्थ ने एक बार फोटोग्राफी पर विचार करते हुए लिखा था कि फोटोग्राफी का दर्शन बौद्ध धर्म के क्षणवाद की तरह है। उनका कहना था कि तथता अर्थात हियर इट इज, हिंदी में यह की भावना हर चित्र के साथ जुड़ी होती है। चित्र उस एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्षण में वह खींचा गया है। जाहिर है कि वह क्षण फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। चित्र उस क्षण को और उसमें उपस्थित दृश्य के अंतर्निहित संदेश को स्वयं में गुंथ कर रखता है। यह तात्कालिकता की चरम पराकाष्ठा है। फिर वही बात उसी तरह से कभी घटित नहीं होती। आप दृश्य दोहराने की कोशिश करें तब भी कुछ अंतर रह जाते हैं। फोटो समय के अंतर्निहित सत्व या संदेश को पकड़ने की फोटोग्राफर की तकनीक है। समय की अभिव्यक्ति या उसके संदेश को यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। कला में समय को वैसे बांधा जा रहा है जैसे कि वास्तव में वह है। यह फोटोग्राफी का दर्शन है। इस कंसेप्ट को कविता में ले जाएं तो यह कविता में गुथे हुए इंडिविजुअल बिंब का भी दर्शन हो जाता है। उस अकेले बिंब का जो कविता के बहाव में अन्य चित्रों के साथ है, लेकिन उसका स्वयं का एक अलग अर्थ अस्तित्व भी है। मुझे मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक ऐसी ही कलाकृति लगती है जिसमें अंधेरे के व्यापक साम्राज्य को रेफर करने वाले चित्रों की बौछार है। एक संयत और योजनाबद्ध बौछार जिसमें काल की गति के मध्य कवि के मन में संरक्षित चित्रों की एक सार्थक चित्रमाला है। साथ ही साथ इस संयत बौछार में उपस्थित प्रत्येक चित्र का एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य अपने समय में उपस्थित अंधेरे की पहचान करना है। इस एक लंबी कविता में उपस्थित हर चित्र का काम कविता के शीर्षक को रेफर करना है। बहुत साफ कहूँ तो अंधेरे में घटित हो रहे जीवन के अर्थ को रेफर करना है अपनी पूरी अभिधा और लक्षणा के साथ। लक्षणा इसलिए कि कविता अपने समय का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कला को पछाड़ती हुई एक बृहद मानव प्रवृत्ति और सामाजिक नियति का भी प्रतिनिधित्व करती है जो अक्सर काल से अप्रभावित रहता है। यह कविता टाइम लैप्स टेक्निक और फोटोग्राफी के दर्शन को खुद में बहुत सुंदर ढंग से समाहित करती है। यह किसी कवि द्वारा रचित चित्रों के लिखित उपयोग की महागाथा है। इस कविता में कवि अपने दैदीप्यमान अल्टर ईगो का परिचय आपसे कराता है और उससे संवाद करता है। यह संवाद आपको समाज और अवचेतन में उपस्थित ऐसे अनेक धूसर गलियारों तक ले जाता है जहां पहुंचने का सामर्थ्य किसी मामूली कविता के बस में कभी नहीं होता। यही धूसर चित्रात्मक सघनता इस कविता को उत्कृष्ट कलाकृति बनाती है। इस कविता में चित्र है, लेकिन यह सिर्फ चित्र नहीं है। प्रत्येक चित्र का अपना संदर्भ है। वह किसी गहनतम बात की तरफ इंगित करता है। जैसा कि बार्थ ने कहा है, यह खुद में अपने अस्तिगत संदेश को इंगित करता है। मुक्तिबोध के स्वरों में कहूँ तो यह धूल के कणों में अनहद नाद का कंपन है। एक व्यक्ति जो कवि है के स्वर में समाज के अंतिम मनुष्य की पीड़ा की कथा है। कई धूसर भावों की सजातीयता से बद्ध मामूली विवरण से लग रहे ये चित्र अपने अंदर अपना संदेश गढ़ते हैं। ये चित्र खुद में समेकित साधारण मनुष्य की नियति को भी पूरे बल से इंगित करते हैं। वास्तविकता के निर्मम चित्रण के बावजूद यह कविता कला की समय पर एक तरह से जय का दस्तावेज है। यह पीड़ाओं की निर्मम सार्वजनिकरण को आमंत्रित करता आशा का उत्सव है और इन सब से परे यह कविता एक समर्थ कवि की सचेतन काव्य योजना का उत्कृष्ट नमूना भी है। यह कविता कवि द्वारा कहीं कहीं बेहद एहतियात से आरोपित किए गए वर्तमान के सपाट चित्रण के बावजूद भय, असुरक्षा, दुख, असंतोष और आशा का अद्वितीय जटिल पहेलीनुमा कोलाज है और अपने पूर्ण स्वरूप में उस पहेली का हल भी है। मुक्तिबोध ने इस कविता के समाप्त होने के लगभग बाद एक निबंध में लिखा था कि आज मैंने एक लंबी कविता खत्म की और उसका अंत मुझे कमजोर लगा। मुझे लगता है यह निबंध शायद इसी कविता के लिए लिखा गया होगा। इस निबंध में वे कविता को प्रभावशाली ढंग से खत्म न कर पाने की अपनी मुश्किलों के बारे में लिखते हैं। संभव है मुक्तिबोध इस कविता के अंत को लेकर संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जब मैं इसे पढ़ती हूँ तब अक्सर मुझे इस कविता का अंत फूल सजाने की जापानी कला इकेबाना की याद दिलाता है, जिसमें कि फूलों के गुलदस्ते को एक निश्चित तरीके से इस तरह सजाया जाता है कि वह देखने वाले से जीवित अस्तित्व की तरह मुखातिब हो और आंखों को एक अर्थ सौंदर्य तक ले जा सके। वह एक ऐसा सौंदर्य निर्मित करे जिसमें एक संदेश भी हो और एक आध्यात्म भी। इस वजह से शुरुआत में आधार पर उसे सघन रखा जाता है और ऊर्ध्वाधर अंत की तरफ वह विरल होती जाती है।
कहना न होगा जिस अंत से मुक्तिबोध संतुष्ट न हो सके, उस अंत ने इस कविता को अधिक ग्राह्य और सुंदर ही बनाया है। अस्तित्ववाद और जनवाद के तमाम द्वंद्व के बावजूद और बाद इस कविता को के इस पक्ष को देखना मेरे लिए एक निजी सुख है और एक काव्यात्मक संतुष्टि भी। धन्यवाद। शुक्रिया रवि जी। अब मैं संतोष चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए यहाँ और अपनी बात को रखें। शुक्रिया। मित्रों नमस्कार। अंधेरे में कविता पर बात करने के पहले 2-3 पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। दरअसल मित्र अंबर बता रहे थे कि अंधेरे में कविता में सबसे ज़्यादा बार जो शब्द आया है वो आलोक है। तो एक तो ये कि अंधेरे में कविता को प्रकाश के कंटेंट में ही समझा जा सकता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है या उसको जानने की कोशिश नहीं की है तो अंधेरे में को भी उतनी सघनता से आप नहीं जान सकते। दूसरी चीज़ है कि अंधेरे की तरफ भला कौन जाना चाहता है? सब अंधेरे से बचते हैं। अंधेरे की तरफ जाना भी एक मुश्किल कदम है और मुक्तिबोध ने उस अंधेरे को देखने का जोखिम उठाया। ये एक मुक्तिबोध की खासियत थी और उस अंधेरे में के चित्र को उकेरने में अपनी इस कविता में वे पूरी तरह सफल हुए मेरे ख्याल से। तीसरी चीज़ की लंबी कविता है, लंबी कविता की दिक्कतें होती हैं, तमाम जगह असंगतियाँ भी हैं और मुझे वो असंगति एक आम व्यक्ति के जीवन की असंगति सरीखी लगती है। कैसे वो व्यक्ति तरह तरह के दिक्कतों से पेश होता हुआ आगे बढ़ता है और कैसे उन असंगतियों में खुद ब खुद जैसे एक तालमेल बनता हुआ और जीवन का एक कोलाज बनता है और कैसे वो फिर खत्म होता है। तो ये एक आम व्यक्ति की दास्तान को जिस खूबसूरती से उकेरने की कोशिश की है मुक्तिबोध ने, वह मुक्तिबोध के बस की ही बात थी जिन्होंने की उस संघर्ष को नज़दीक से देखा था। और रहस्यमय व्यक्ति की बात आती है तो निश्चित रूप से मुक्तिबोध कहते हैं कि वो मैं हूँ और वो मैं कौन है? जो एक कवि की सामूहिकता होती है वो आम आदमी है। आम आदमी का इतनी मुश्किलों, इतनी दिक्कतों, इतनी संकटों, इतने परेशानियों के बाद भी साबूत बच जाना कम रहस्य की बात थोड़े है। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, रहस्यमयता है कि वो आम आदमी बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो एक चीज़ मैं कह रहा था कि अंधेरे और प्रकाश के कंटेंट में हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सामने भारत के 2 सेट्स आते हैं जिसे हम एक तरफ इंडिया कहते हैं, दूसरी तरफ भारत कहते हैं। और उस तस्वीर को जानने के लिए हमको उन सेट्स को उगाड़ने के लिए उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करनी पड़ती है। थोड़ा सा मैंने ऐतिहासिक संदर्भों में चीज़ों को देखने की कोशिश की है। थोड़ा सा साहित्य और इतिहास को मिला करके मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुक्तिबोध अंधेरे में कविता का जो प्रारूप तैयार करते हैं वो 62 में तैयार करते हैं, जो रचनावली में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 64 में निधन होता है। एक तरीके से पूरा जो नेहरू युग है, कांग्रेस युग है, वो देखते हैं अपने आंखों के सामने। और मुझे फिर याद आती है 37 के चुनाव की, जब भारत शासन अधिनियम बना था, कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आई थीं और मैं राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा पढ़ रहा था, नेहरू जी की आत्मकथा पढ़ रहा था और कई जगहों पर वो सेट्स आए हैं, जबकि ये बड़े नेता छुटभइये नेताओं की भ्रष्टाचारी दलाली वगैरह से बड़े परेशान थे और कह रहे थे कि ये तो बड़ी मुश्किल तलब बात है। हम आज़ाद हुए 47 में, हमने लोकतंत्र का सपना देखा था। क्या सही मायने में हम दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र बन पाए हैं? अलग बात है कहना मेरा भारत महान और कैसी महानता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम किस लेवल पे आ पाए हैं, कैसी महानता है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। और किस तरीके से जिस लोकतंत्र को सांप्रदायिकता, जातिवाद, गरीबी, मुफलिसी वगैरह को ख़त्म करके एक बराबर के लेवल पे जनता को लाने का प्रयास करना चाहिए था, मित्रों लोकतंत्र वो नहीं कर पाया। तमाम कामयाबियों के बावजूद चुनाव करा लेना केवल लोकतंत्र की अगर निशानी है और केवल सरकारें जनता द्वारा चुनी गई आनी है और उसी को लोकतंत्र की कामयाबी मान ली जाए, तो निश्चित रूप से इस सरकार को फर्स्ट डिवीज़न
दिया जा सकता है। अन्यथा ये तो बहुत ही असफल लोकतंत्र है जिसमें सब कुछ क्या प्रकाश के पक्ष में है, अंधकार के पक्ष में तो कुछ ही नहीं है, उसके पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। रसूल हमजा तो मुझे याद आते हैं, वह एक जगह कहते हैं कि यह मत कहो कि मुझे विषय दो, वह कहते हैं कि यह कहो कि मुझे आंखें दो। मुक्तिबोध के पास एक सजग आंख है, विसंगतियों को देखने की एक सजग और संपन्न आंख है, और वो कविता में जस का तस दर्ज करने की सामर्थ्य रखते हैं। कविता की पंक्तियां मैं थोड़ा कोट करता हूँ, 2-4 पंक्तियां हैं, ज़्यादा नहीं। आस पास आती घराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयावह संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए, चिंता के गणित अंक आसमानी सलेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। आज भी क्या ये चिंता के गणित अंक कम हुए हैं? चिंता के गणित अंक तो लगातार बढ़ते गए हैं और ये बड़ी मुश्किल है। अंधेरे में की कई ऐसी पंक्तियां हैं जिससे कि हम आज भी रोजाना रूबरू होते हैं। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और जीना मुश्किल है। चुनाव आयोग की तमाम प्रतिबंध है, उसके बावजूद कैसे कैसे उल्लंघन हो रहा है, बस स्थानीय लेवल पे, ऊपर की तो बात ही छोड़िए। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ और वहीं से आ रहा हूँ। तो ये है, और हम हूबहू देखते हैं, रोजाना 2-4 होते हैं, और हम लोग रोज देखते हैं कि शहर का हत्यारा कुख्यात दोबाजी उस्ताद बनता है बलबन, और देश भी देख रहा है। गुजरात और गोधरा के भयावह दंगों के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, जैसे सब कुछ हकीकत में तब्दील होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि वो एक भविष्यवक्ता की तरह बात कर रहे हों और अपनी बातें रख रहे हों, इतनी साफगोई के साथ रख रहे हों। आम आदमी क्या ये इस तरह से भयावह जो लूटपाट का क्रम चला है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी काफ़ी था, वह लूटपाट का क्रम आज भी जारी है। किस तरह से जारी है हम सब जानते हैं। तो आम आदमी के सामने यक्ष प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि वह कहाँ जाए, क्या करे। हमें तुलसी याद आते हैं। हम कहते हैं ना, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को वनी जन, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। और एक आम आदमी जब हताश होता है तो उसके मन की व्यक्त भी यही होती है कि कहाँ जाऊँ का करी। समस्या ये होती है, और वही स्थिति आज मैं खुद कई दफ़े खुद के स्तर पर मैं महसूस करता हूँ। और खुद जब मैं कहता हूँ तो व्यक्ति मुक्तिबोध का भी वो खुद है, और मित्रों ऐसा लगता है कि हम सब का वो खुद है। मुक्तिबोध का सपना एक बेहतर दुनिया का सपना था, जिसमें कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति भी है वो अपनी समूची गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जी सके। लेकिन वह सपना शायद सपने में ही रह गया। वो है ना कि वो कहते हैं, लेख में भी अभी एक मित्र ने जिक्र किया कि वो शायद वो कविता अधूरी रह गई। तो वो सपना जैसे अधूरा रह गया, और उस अधूरेपन का पर्याय उनकी ये बात साबित करती है कि वो सपना तो अधूरा ही रह गया और सपना आज भी पूरा नहीं हो पाया है। यही कविता की भी खासियत है और यही इस कथ्य की भी खासियत है। समाज के जो नेतृत्वकारी लोग हैं उनके लिए कैसे मुक्तिबोध खुलेआम कहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। और निश्चित रूप से मित्रों, जो स्थिति है उसमें देश लगातार मर रहा है, और जिंदा रहने के लिए तो जो लोग जिंदा हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हमको गोरख पांडे याद आते हैं, जो मुक्तिबोध के स्वर को रेखांकित करते हुए, मैं कई एक कवियों को मुक्तिबोध के, चूँकि अभी अनहद का एक मुक्तिबोध अंक निकाला मैंने, और उस अंक के परिप्रेक्ष्य में बस मुक्तिबोध की गोरख पांडे की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि ये आँखें हैं तुम्हारी या तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो बदल देना चाहिए। मुक्तिबोध भी यही चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संतोष जी। सच्चित आनंद को सच्चित वेदना तक बदलने की जो प्रक्रिया है, और इसको अनुभूति के स्तर पे सिर्फ समझा नहीं जा सकता है। मुक्तिबोध की राजनीति को पूरी तरह से रिड्यूस करके मुक्तिबोध को समझने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है। तो अब हम अपने अग्रज गीत चतुर्वेदी जी को बुला रहे हैं, जिनसे हम लोग तमाम असहमति रहते हुए भी इनको पढ़ने की हमेशा उत्कंठा रहती है। और भले ही हम लोग इनको कितना ही मजाक उड़ा लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग बहुत सीरियसली इनको पढ़ते हैं, इनको आमंत्रित करते हैं। आइए आप। मेरे सिर पे काफ़ी कुछ उड़ गया है, और अब मुझे पता चला
ये लोग उड़ाते हैं। खैर, अंबर और संतोष जी की बात सुनकर जैसे इन लोगों ने प्रकाश और अंधेरे का एक संबंध बताया, मुझे एक किस्सा याद आ गया है। व्लादिमीर नबोकव, उनके लेक्चर्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वो एक बार टॉल्स्टॉय पर लेक्चर दे रहे थे और बच्चे पूछ रहे थे टॉल्स्टॉय का एसेंस क्या है, सार क्या है टॉल्स्टॉय का, और नबोकव उसको एक वाक्य में कह नहीं पा रहे थे। तभी संयोग से एक सफाई कर्मी आया, उसने जोर से पर्दा खिसका दिया, पूरी खिड़की खुल गई, रोशनी अंदर घुसी चली आई। नबोकव चीख पड़े, एग्जैक्टली यही टॉल्स्टॉय है, ये जो अंदर आई हुई रोशनी है यही टॉल्स्टॉय है। और हिंदी में अगर इस तरह से किसी को देखा जाए तो वो मुक्तिबोध है, जो पूरी कविता पर एक विशाल स्पॉटलाइट की तरह गिरते हैं। और मुक्तिबोध के बाद की कविता को अलग तरह से देखा जा सकता है, मुक्तिबोध के पहले की कविता को अलग तरह से देखा जा सकता है। खासकर आधुनिकता के संदर्भों में भी प्रसाद के यहाँ एक विशिष्ट किस्म का आधुनिकता बोध है, क्योंकि वो परंपरा को अपने नए तरीके से पश्चिम से लड़ते हुए, पश्चिम के विचारों से लड़ते हुए, भारतीयता के विचारों को स्थापित करते हुए प्रस्तुत करते हैं। अज्ञेय जो है वो मिथकीय चेतना में जाते हैं। प्रसाद के पास दार्शनिक अद्वैत है, विशुद्ध दार्शनिक अद्वैत है। अज्ञेय के पास अनुभूतियों का अद्वैत है। असाध्य वीणा के अंत में देखिए, संगीत और साधक को एक हो जाना है, तभी संगीत की रचना हो सकती है। मुक्तिबोध के यहाँ रचनात्मक किस्म का अद्वैत है। और इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने से पहले मैं फिजिक्स की एक बात करना चाहता हूँ। 1704 में एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, हम सभी जानते हैं उनका नाम। उन्होंने कहा प्रकाश एक कण है। उस समय की पूरी दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, प्रकाश एक कण है। नए नए तरीके से रिसर्च होनी शुरू हो गई। उस समय जिसने भी कहा कि प्रकाश कण नहीं है, उसकी मान्यता कैंसिल हो गई। 100 साल बाद 1805 में एक दूसरे वैज्ञानिक आया, उनका नाम था थॉमस यंग, और उन्होंने न्यूटन की सारी बातों को गलत साबित करते हुए यह कहा कि प्रकाश एक तरंग है, कण नहीं है, तो तरंग है। तो पूरी दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि चलो, क्योंकि इतने मजबूत तर्क हैं तो प्रकाश को अब तरंग माना जाएगा। और उसके भी 100 साल बाद 1906 में एक नया वैज्ञानिक आया, आइंस्टाइन, जिसने बहुत लंबी रिसर्च की और कहा कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। और इसी कारण उसको नोबेल प्राइज दिया गया। और आप देखेंगे 20वीं सदी में ही विज्ञान को लेकर सबसे बड़े प्रयोग हुए। इंसान चांद पर पहुंच गया, हम लोग, पूरा जीवन हम लोगों का बदल गया। तो उसके पीछे क्या है? वह रचनात्मक अद्वैत है, पार्टिकल और वेव, पदार्थ और तरंग, कण और तरंग के बीच का जो अद्वैत है, उसे आइंस्टीन ने रेखांकित किया था। और हिंदी में वह अद्वैत, रचनात्मक अद्वैत, मेरी नज़र में मुक्तिबोध रेखांकित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मुक्तिबोध की विचारधारा मार्क्सवादी थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पूरी किताब लिख दी थी, नई कविता और अस्तित्ववाद, और उसके बाद मुक्तिबोध में अस्तित्ववादी तत्वों को खोज निकाला गया था। बाद में हिंदी में बहुत विवाद हुआ, एक पूरे तबके ने विरोध किया कि मुक्तिबोध में अस्तित्ववादी तत्व नहीं है। बहुत विवाद चलता रहा। ये विवाद इसलिए चला क्योंकि हिंदी में ना एक दिक्कत है कि मार्क्सवाद के सामने अगर कोई भी चीज़ आके खड़ी हो जाएगी तो मार्क्सवाद को लगता है कि ये एक प्रतिपक्षी विचारधारा आकर के खड़ी हो गई है। जबकि दुनिया में कोई भी जो है, दुनिया का कोई भी दार्शनिक अस्तित्ववाद को कोई विचारधारा नहीं मानता। अगर अस्तित्ववाद कोई विचारधारा होता तो रूस की तरह कहीं ब्राज़ील कहीं पे सरकार बनाने के लिए नारे लग रहे होते कि हमको अस्तित्ववादी सरकार चाहिए, अस्तित्ववादी सरकार चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अस्तित्ववाद दरअसल एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न है। सबका अपना अपना अस्तित्ववाद है। किरकेगार्ड का अपना था, सार्त्र का अपना है, कामू का अपना है, कैफका का अपना है। और ये डिज़ाइन के तौर पर हिंदी में मुक्तिबोध अपनाते हैं। मुक्तिबोध की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे।
मैं बार बार सोचता हूँ आखिर मुक्तिबोध ने कौन सा खतरा उठाया, ऐसी कौन सी पंक्ति लिख दी मुक्तिबोध ने कि आरएसएस वाले जाके उनके घर पे पत्थर फेंके। कुछ नहीं, ऐसी कोई पंक्ति नहीं है उनके पास, ऐसा कोई सीधा साधा वाक्य भी नहीं है जो उन लोगों को समझ में आ जाए तो वो जाकर के लड़ाई कर लेंगे। तो खतरा क्या उठाया है यार उसने? जानते हैं, खतरा यही उठाया कि उनका कंटेंट मार्क्सवादी था लेकिन उनका डिजाइन अस्तित्ववादी था। अपनी पूरी डायरी में वो काफका का विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इतने वर्षों में हम जान गए हैं कि हिंदी में, भारत में काफका का कोई बौद्धिक सहोदर है तो वो मुक्तिबोध हैं, उनके सिवा कोई नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का साहित्य देख लीजिए आप, दुनिया में मार्क्सवादी साहित्य की एक बहुत लंबी परंपरा है, आज भी उसमें बहुत काम हो रहा है। महाकवि दिए हैं उस विचारधारा से प्रभावित कविता ने। एक कवि बता दीजिए जिसके पास मार्क्सिस्ट कंटेंट हो लेकिन अस्तित्ववादी डिजाइन हो, ऐसा एक भी कवि नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा तो मुक्तिबोध उठा करके चले गए और वो बता के गए कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है। ये जो रचनात्मक अद्वैत है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। और यही कारण है कि मुक्तिबोध अद्वितीय रूप में खड़े होते हैं। मुक्तिबोध के पहले सब कुछ अलग हो जाता है, मुक्तिबोध के बाद भी सब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन मुक्तिबोध संधि पर अकेले खड़े होते हैं। पाश की एक कविता है बहुत फेमस, बहुत बार कोट की जाती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। मुझे बड़ी हास्यास्पद पंक्ति लगती है ये, क्योंकि सारे रास्ते बीच में ही होते हैं। देखिए, इधर भी दो है, उधर भी दो है, बीच में रास्ता है, उधर भी दो है, उधर बीच में रास्ता है। दुनिया के सारे रास्ते बीच में होते हैं। जो बीच में खड़ा है, भले वो मध्य बिंदु ना हो, किंतु वो हमारे सामने व्यक्त है, तो हम उसे व्यक्त मध्य के रूप में लें। मुक्तिबोध हिंदी कविता की विशाल परंपरा के व्यक्त मध्य हैं, जो सारे खतरे उठाते हैं, लेकिन हम उनकी पंक्तियों को दोहराते हुए भी उनमें से एक भी खतरा नहीं उठाते, बल्कि उन खतरों को रेखांकित करने से भी इनकार कर देते हैं। सिर्फ इतना कहूँगा। शुक्रिया। चूँकि मैं संयोजक हूँ तो मुझे कुछ बात कहनी पड़ेगी। गीतकार जो है बोलने के क्रम में कभी कभी विदूषक की भूमिका में आ जाते हैं और सीधे सीधे बात कर देते हैं। वो थोड़ी सी मैं उस बात को यहाँ पे अपना बात रखूँगा, क्योंकि अब कविता में ये दिक्कत है कि जो बात व्यंजना में कही जाती है उसको लोग स्थूल समझ के उस पर बात करते हैं, जैसे बीच का रास्ता। अब इनको रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो अजब बात है। खैर, इस पर सर ढूंढेंगे मुक्तिबोध भी और हम भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब मुक्तिबोध के बहाने ये बात कर रहे हैं तो मुक्तिबोध के साथ बड़ी समस्या हो गई। मुक्तिबोध जीवन भर अपनी कविता में साथी, दोस्त, सहचर, मित्र को याद करते रहे, समान धर्मा को, लेकिन मुक्तिबोध को मिले कौन? मूर्ति पूजक और मूर्ति भंजक। तो दिक्कत ये हो गई, मुक्तिबोध को लेकर लोग बहुत हड़बड़ाहट में हैं, जल्दी से निर्णय देना है, इनकी किसी की परंपरा में नहीं आते हैं, इनकी कोई परंपरा नहीं है, ये बहुत हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला है। जिस तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी में मीर का है कि अभी कितने साल बीते हैं, 30-40 साल, इतने दिन में आप फैसला करने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं। जिस तरह से उर्दू में है कि आप बेबहरा है जो मोतकदे मीर नहीं, तो हिंदी कविता में, जो आधुनिक हिंदी कविता है, बिना मुक्तिबोध से इस्लाह के कोई भी कविता मुझे नहीं लगता कि कोई संभव है। अब लोग बात करेंगे इस पे आगे और बात होती रहेगी, लेकिन इस तरह से उनको नए नए डिजाइन में, नए नए ढंग से अपने अपने रंगों में गढ़ना, ये किसी के पूरे व्यक्तित्व को रिड्यूस करने की एक तरह से एक सातिराना साजिश है जो हर तरफ से हो रही है। हमें इस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए और हम जो आने वाले कवि हैं, अभी हैं, वो नज़र रखे हुए इस पर। शुक्रिया। अब हम थोड़ा सा, हमारे पास समय है, थोड़ा सा समय है, इसमें हम अपनी बातचीत को रख लेते हैं। अगर आप लोग कुछ सवाल जवाब करना चाहें गीत से तो कर सकते हैं या हमसे। शुक्रिया। 8 मिनट का समय है, अगर कहीं से कोई सवाल हो तो। वही से बोल रहे हैं, वही से बोल रहे हैं। जोर से बोलो। जी जी। क्योंकि हम लोग अध्यापक हैं, इससे बड़ी क्लास होती है। एक तो गीत भाई से सवाल है। दरअसल यह सवाल अद्वैत से अद्वितीय तक है, तो मुक्तिबोध का जो है आपने सफर तय किया। सबसे पहले तो यह कि रचनात्मक अद्वैत क्या, कौन सी कला है,
चाहिए, क्योंकि हम सब लोग रास्ते पर आते हैं। ये इस तरह का जो गोल गोल एक हम बनाते हैं शब्दों के लक्ष्य, वो बहुत ही, क्योंकि युवा लोग हैं यहाँ पर और युवा के नाम पर ये हो रहा है। तो एक तो यह है कि ये रचनात्मक अद्वैत क्या है, क्योंकि आपने 3 कैटेगरी बना दी। एक तो रख दिया आपने अज्ञेय को कि वो दूसरा अद्वैत है, एक आपने मुक्तिबोध को रख दिया वो दूसरा अद्वैत है, और एक पहले किसी को रखा मैं भूल गया, सात, तो वो तीसरा अद्वैत। तो ये अद्वैत की कैटेगरीज जो हैं ये कहाँ से बनती है? और दूसरा बड़ा बहुत हम लोग भी जो विश्व साहित्य पढ़ते हैं, अस्तित्ववाद डिजाइन कौन सा है? ये मतलब कैसा डिजाइन है अस्तित्ववाद? हम तो अब तक उसको एक फिलॉसफी के बतौर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको थॉट छोड़ दीजिए, विचार छोड़ दीजिए। तो वैचारिक दर्शन की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, और डिजाइन क्या होगा? और उस डिजाइन को लेकर के खूब बहस है, मार्क्सवाद के कंटेंट को लेकर के खूब बहस खुद मुक्तिबोध ने ही किया है, रूप और वस्तु नामक 4 अपने लेखों में। तो वो कंटेंट मार्क्सवादी है, डिजाइन अस्तित्ववादी है। ये जो हम लोग एक अखाड़ा बनाते हैं, उसमें गोल गोल घूमते हैं, उसी में उसको लड़ाते हैं, और इस तरह के फिर अद्वैतवाद से शुरू करके अद्वितीयता पर जाकर के खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट बातें होनी चाहिए। यहाँ हम सब लोग इसीलिए आए हैं नए लोगों को सुनने, तो एकदम क्लियर कट और स्पष्ट बातें होनी चाहिए। मेरी एक टिप्पणी भी इसको मानने, प्रश्न भी मानने आता है जो मानने। दरअसल ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये मुक्तिबोध की पंक्ति उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि साहित्य दरअसल निजी दृष्टिकोणों से बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सार्वजनीन हो नहीं सकती हैं, निजी दृष्टिकोणों से ही तैयार होती हैं। अद्वैत के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा, तो दरअसल मैंने 3 अलग अलग टर्म्स नहीं दिए हैं। मैंने कहा कैटेगरीज भी नहीं दिए, मैंने कहा पूरी तरह दार्शनिक अद्वैत है उनके यहाँ, दर्शन से जुड़ा हुआ अद्वैत है। अज्ञेय के यहाँ अनुभूतियों का अद्वैत है, 2 विभिन्न अनुभूतियां एक बन जाती हैं। रचनात्मक अद्वैत जयशंकर प्रसाद का दिया हुआ शब्द है। तो रचनात्मकता का अद्वैत मुक्तिबोध में दिखाई देता है। दूसरा सवाल आपने अस्तित्ववाद की डिजाइन के बारे में पूछा। खुद जॉन-पॉल सार्त्र ने इसे फिलॉसफी मानने से इनकार कर दिया था, खुद को एंटी फिलोसोफर का दर्जा दिया था। कामों के साथ उनका बहुत बड़ा पत्र व्यवहार और विवाद चला था। उसमें उन्होंने यह खुद को एंटी फिलोसोफर कहते हुए अस्तित्ववाद को किसी भी किस्म की फिलॉसफी मानने से इनकार कर दिया था। और उसके पहले भी बहुत सारे लोग थे, किरकेगार्ड। ये पूरी एक परंपरा है, ये पूरी एक परंपरा है, पूरी एक अस्तित्ववादी डिजाइन की सोच की अस्तित्ववादी। आप उसे दर्शन के रूप में भी ले सकते हैं। मैंने ये तो मना नहीं किया कि वो दर्शन नहीं है, मैंने कहा वो विचारधारा नहीं है। आप उसे कह रहे हैं कि आपने कहा दर्शन नहीं है, मैंने कहा वो विचारधारा नहीं है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है वो। अस्तित्ववाद हर एक का अपना अपना हो सकता है, सबका अलग अलग अस्तित्ववाद है। किरकेगार्ड का अलग है, नीट्शे का अलग है, काफ्का कामों का अलग है, और उसके बाद बिल्कुल अभी थॉमस बर्नहार्ड और इमरे कर्तेश का अलग है। निश्चित ही, क्यों नहीं अलग होगा। और इस पूरी बातचीत में जो सबसे बड़ा संकट है, जो शुरुआत में ही कहा, जो पुस्तिका छपी है उसमें पहली पंक्ति यही है कि मुक्तिबोध या अंधेरे में ऐसी रचनाओं पर, ऐसे व्यक्तित्वों पर 10 मिनट में अपनी बात कहने का अर्थ है तमाम गलत समझे जाने के तमाम खतरों को अपनी ओर आकर्षित करना। और मैं गलत नहीं था। और एक बात और कहें, एक्सपर्ट्स कमेंट न दें भाई। यहाँ छोड़ दीजिए लोगों पर। अगर एक्सपर्ट कमेंट तो फिर हम अधिकार नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं तो अपनी बात रख रहा था क्योंकि मुझे रखना चाहिए था संयोजक का। इस बार इसको हम लोग खत्म करते हैं सत्र को, और अगले सत्र के जो लोग हैं वो लोग अपना स्थान ग्रहण करें और फिर आइए।